इश्क करना ही था तो पहले अपनी औकात तो देख लेती। तुम्हारे साथ उसका कोई कल नहीं है, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ मेरे लिए बना है और मैं उसके लिए, इसलिए पहली और आखिरी वार्निंग देकर जा रही हूँ। जितनी जल्दी हो सके रवाना हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट दैट। वो उसे धकेलती हुई चली गई और पल्लवी लड़खड़ाती हुई जमीन पर बैठ गई। जिंदगी ने एक बार फिर उसे सच के मधुतल पर औंधे मुंह लाकर पटक दिया था। दूसरी तरफ विक्रम जब निकला तब मौसम बहुत ख़राब था। उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। उसे सामने तरुण आता दिखा। उसने गाड़ी रुकवा ली। तरुण उसे किसी जगह रुकवा कर पहले मुबारकबाद देना चाहता था, क्योंकि आज इतनी कोशिशों के बाद उसकी बहन को इंसाफ मिल गया था। विक्रम बहुत खुश था। तरुण एक ढाबे पर गया और शराब मंगवा ली। विक्रम मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया और बोला, थैंक यू सो मच तरुण, तुम्हारे सपोर्ट के लिए, बट आज तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। क्यों सर? यू नो ना, मैं ड्रिंक नहीं करता। वो चाबी उठाकर जाने लगा। अरे सर, इतनी बड़ी बात है, एक पेग तो बनता ही है। नो तरुण, मुझे कहीं जाना भी है, फिर ड्रिंक एंड ड्राइव आई कांट। अरे सर, जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते उसी के लिए एक गिलास। चीयर्स। उसने पेग उसके हाथों में ही थमा दिया। विक्रम के दिमाग में पल्लवी थी। उसे आज अपने प्यार का इजहार करना था। होश में तो ये काम हो नहीं सकता था, तो उसने शराब का सहारा लेना ही सही समझा और एक घूंट में पूरा पेग पी गया। वो जाने लगा तो तरुण ने हाथ पकड़कर बैठा दिया। अरे रे सर, कहाँ चले? रघुवंशी हैं आप और शराब से ऐसी दूरी? डेट्स नॉट फेयर। एक और पेग। उसने पेग पर पेग लगवा दिए। विक्रम भी मना करने की हालत में नहीं था। वो पूरी तरह नशे में टुन हो गया। तभी तरुण के पास एक फ़ोन आया। हेलो मधु। यस, मैंने अपना काम कर दिया है, तुम विक्रम को भेज दो इधर, फिर देखते हैं ये नशे में कब तक होश संभालेगा। दूसरी तरफ मधु थी। विक्रम मधु के नापाक इरादों का शिकार हो चुका था और तो और उसके इन इरादों में शामिल भी हो गया था। तरुण ने फ़ोन रखा, गाड़ी चलाई और मधु की बताई लोकेशन पर पहुंच गया। वह दोनों विक्रम की मौसी के घर का पता जान चुके थे। फ्लैशबैक। तरुण विक्रम की बहुत इज्जत करता था, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। असल में तो वह विक्रम की चापलूसी करके और ऊपर उठना चाहता था। इसीलिए उसकी जी हजूरी करता और ज़रूरत से ज़्यादा उसके काम करता। पर जिस दिन विक्रम ने तरुण को सबके सामने थप्पड़ मारा था, बस तभी तरुण के अंदर बदला लेने की चिंगारी भड़क चुकी थी। उसने ये भी नहीं सोचा कि उस वक्त हालात क्या थे, जबकि विक्रम तब बिल्कुल सही था। वो पल्लवी को बिना वारंट के और रात को बिना लेडी कांस्टेबल के ही उठा लाया था। पर अब उसने विक्रम को बर्बाद करने का सोच लिया था। वो कुछ दिनों की लीव लेकर शहर से बाहर चला गया। फिर बातों बातों में मधु से बात हुई और उसके इरादे भी जान गया। विक्रम उसकी जिद बन चुका था और उसे हासिल करना उसका इकलौता मकसद। बस फिर क्या था, तरुण को तो अपना स्वार्थ पूरा करना था। और उसने जब मधु को बताया कि विक्रम किसी लड़की के चक्कर में, बस तभी से दोनों ने हाथ मिला लिया था। तरुण के पास विक्रम का मोबाइल नंबर तो था ही। उसने वो टेप करवा लिया और वो जहाँ जाता उसे फॉलो करने लगा। उसे पता चल गया था कि विक्रम पल्लवी को अपने साथ रख रहा है। उसे एक कोठे वाली को अपने साथ रखने की उम्मीद नहीं थी। अब उन्होंने कुछ बहुत बड़ा करने का इरादा कर लिया था, जिससे विक्रम बिल्कुल बेखबर था। तभी तो सुबह मधु विक्रम से सच उगलवाने गई थी और अभी तरुण का प्लान ये था कि नशे में विक्रम पल्लवी के साथ कुछ कर देगा तो उसके खिलाफ ही सबूत ले जाकर वो कह देगा कि एक लड़की को इंसाफ दिलाने की आड़ में वो ये सब कर रहा है। एक मासूम को अपने साथ रखकर गलत काम कर रहा है और तो और ये सब करते हुए अपनी वर्दी का भी ख्याल नहीं रखा। विक्रम आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान घर चला आया था। मौसम बहुत ख़राब होने लगा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। तूफानी बारिश की शुरुआत तेज़ हवा और बूंदाबांदी से हो चुकी थी। घर पर कोई नहीं था। मौसी अपनी किसी सहेली के यहाँ गई थी, तो नगमा भी उनके जाते ही इस शहर से दूर जाने के लिए ट्रेन या बस की टिकट देखने अकेले ही गई थी। पल्लवी को घर पर ही छोड़कर गई थी ताकि मौसी लौटे तो वो उन्हें संभाल ले। दरवाजे पर दस्तक होते ही पल्लवी घबरा गई, क्योंकि सुबह भी मधु ऐसे अचानक से आ गई थी। अब भी वो बिल्कुल ही अकेली थी। फिर ऐसी तूफानी रात ने उसका डर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। पर दरवाजे पर बने हॉल से देखा तो सामने विक्रम खड़ा था। वो अकेला ही था। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। विक्रम गिरता पड़ता सीधा उसके गले लग गया। आज जो हुआ, पल्लवी उसकी वजह से पहले से ही बहुत रो चुकी थी और फिर विक्रम का आज इस हालत में आना उसे डरा रहा था। वो जब उसके करीब हुआ तो उसने उसे देखा। उसमें शराब की स्मेल आ रही थी। वह उसे सोफे पर बैठाकर दरवाज़ा बंद करने लगी।
तभी अचानक से बादलों के बुरी तरह गरजने की आवाज़ आने लगी। रह रहकर बिजली भी कड़क रही थी। छत के रास्ते से होता हुआ पानी नीचे के फर्श तक आने लगा था। पल्लवी जल्दी से ऊपर गई और जैसे ही दरवाज़ा बंद करती उसे किसी की परछाई दिखी। वो छत पर चली गई। बारिश बहुत तेज़ थी। वो 1 मिनट में ही तरबतर हो गई। बिजली चमकने से घबराकर वो नीचे जा पाती उससे पहले पीछे किसी से टकरा गई। विक्रम छत पर आ गया था। वो भी पूरा भीग चुका था। उसकी आंखें भयंकर लाल थी, जैसे बहुत देर तक रोया हो, और कुछ कमाल तो शराब ने भी कर दिया था। वो बिना पल गवाए पल्लवी के गले लग गया। पल्लवी की सांसें थम चुकी थी और वो किसी पत्थर की मूरत बन गई थी। गले लगने के साथ ही वो रो पड़ा। पल्लवी उसे यूं देखकर बहुत डर गई थी। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? वो उसे छुड़ाकर बोली, पर विक्रम ने उसे और भी कस लिया। आज माधुरी को इंसाफ मिल चुका है। उसके गुनाहगार जेल में हैं। उसकी आवाज़ में खुशी के साथ आंसू भी शामिल थे। पल्लवी भी उसी के गम में रोने लगी, क्योंकि उसने विक्रम का गम उसी शिद्दत से महसूस किया था जिस गहराई से उसने उसे बताया था। फिर वो संभल कर बोली, ये तो बेहद खुशी की बात है, फिर गम किस बात का? आपको खो देने का। जिंदगी ने मुझसे मेरी हर अजीज चीज़, शख्स छीन लिए। अब आपको नहीं खो सकता। विक्रम उसे और ज़्यादा मजबूती से पकड़ रहा था, जैसे कोई पल्लवी को उससे छीन कर ना ले जाए। ये आप क्या? पल्लवी के होश फाख्ता हो चुके थे अचानक विक्रम के मुंह से ये बात सुनकर, पर वो अभी कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। उसने उसे जल्दी से खुद से अलग किया और जाने लगी। विक्रम ने आगे बढ़कर झटके से उसका दुपट्टा पकड़ लिया। आने वाले पलों के बारे में सोचकर ही पल्लवी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे विक्रम पर पूरा यकीन था। वो बहुत बार पहले भी अकेले में उससे मिलकर जा चुका था, पर आज उसे विक्रम का बदला अंदाज डरा गया, क्योंकि वो आज होश में नहीं था। उसने फुर्ती से उसे खींचकर अपने नज़दीक कर लिया और अपनी बाहों में भर लिया और तड़प कर बोला, आज आपके दिल की बात सुनने आया हूँ। क्या आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं? पल्लवी का दिल रो रहा था। कैसे उसे बताए कि उसके दिल के हर कोने में वही तो है। उसके लिए तो दिल भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार बैठा है, पर वो सब बातों में इतनी उलझी हुई है कि उसे कुछ नहीं मालूम कि वो क्या चाहती है। वो पल्लवी के गले में बाहें डालते हुए बोला, कितना कितना तरसाती हैं आप मुझे। खुलकर कुछ कहती भी नहीं है, आज तो बोलिए कुछ। वो अपने लब पल्लवी के कानों के बेहद नज़दीक ले जाकर बोला। उसकी आवाज़ में शिद्दत थी, गहराई थी, तड़प थी, जो पल्लवी को तड़पा रही थी। वो जल्दी से बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप नशे में हैं। उसकी करीबियत से पल्लवी की ज़ुबान लड़खड़ाने लगी थी। नशा तो मुझे तभी हो गया था। विक्रम पल्लवी की सदा पर निसार हो चुका था। उसकी शर्म हया नज़ाकत तो उसे उसके इतने करीब ले आई थी। वो सही से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। बार बार पल्लवी की बाहों में जा रहा था। आप, हम नीचे चलते हैं, तूफ़ान बहुत तेज़ है। वो उसे नीचे लेकर जाने लगी। आपको ये तूफ़ान नज़र आ गया? फिर वो अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, ये यहाँ जो है, इस तूफ़ान से कैसे अनजान बनी रही आप, जो आपके मुस्कुराहट पर उठता है और आपके आंसुओं पर बेकाबू हो जाता है? बोलिए, विक्रम ने पल्लवी के कंधे पकड़कर कहा। उसे होश ही नहीं रहा था कितनी तेज़ बारिश में वो खड़ा है। वो बस पल्लवी को देखे जा रहा था। आसमानी रंग के सूट में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसका धुला बेदाग चेहरा बिजली की चमक में और भी हसीन दिख रहा था। उन पर गीले बाल उसे कातिल बनाने को काफ़ी थे। फिर जाने अचानक उसे क्या सूझा। 1 मिनट, विक्रम ने अपना फ़ोन निकाला और बोला, आप फिल्मों में देखती हैं ना, बारिश में कितना रोमांटिक डांस होता है, तो क्या मेरे साथ डांस करेंगी आप? उसने बिना उसका जवाब जाने ही गाना चला दिया। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार ए दीवानी झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझे मुझसे यूं ना फेर नज़र। विक्रम जितना उसे अपने करीब लाता वो उतनी ही दूर जाती। वो बार बार उसे घुमाकर अपनी तरफ करता। एक तो बारिश, फिर ऊपर से शराब चढ़ाई हुई। वो तो पल्लवी के साथ मदहोश होकर डांस कर रहा था। वो उसे गोल गोल घुमाने लगा, फिर उसके करीब गया और उसके चेहरे पर आई लटों को हटाने लगा। पल्लवी गाने के बोल से ही स्तब्ध हो गई थी, जो विक्रम का हाले दिल को बखूबी बयान कर रहे थे। उसको विक्रम की नज़दीकियाँ पिघला रही थी। हाल ये था कि तूफ़ानी ठंडी बारिश में भी वो तपने लगी थी। इस गाने की ऐसे सर्द मौसम में भी आग लगा दी थी। फिर भीगी हुई पल्लवी का विक्रम के बार बार झटकने से उसकी तरफ आना और गीले बालों की बूंदों का उसके चेहरे पर बरस जाना माहौल को और भी हसीन बना रहा था। आखिर में वो घुटनों के बल बैठ चुका था और हाथ फैलाकर उसकी नज़दीकियों की उससे फरियाद करने लगा।
बहुत तरसा था वो प्यार के लिए। पल्लवी बारिश में भी उसके अश्क पहचान गई थी। वो उसे पकड़कर नीचे ले गई। विक्रम पूरा भीग गया था, उससे बहता पानी फर्श को भिगा रहा था। वो बुरी तरह कांपने लगा था। पल्लवी जल्दी से कमरे में गई और उसके लिए टॉवल ले गई। बारिश में भीगने से उसे कंपकपी हो गई थी। उसे बाल सुखाने के लिए टॉवल पकड़ाना चाहा, पर विक्रम ने उसके हाथों से बाल सुखाने की इल्तजा की, जिसे वो चाहकर भी मना नहीं कर पाई। पल्लवी उसके करीब गई। उसने विक्रम को आज ही इतने करीब से देखा था। उसके गीले बालों से पानी झड़ता हुआ उसके खुले सीने पर फिसल रहा था। वो आदतन शर्ट के ऊपरी दो बटन खुले ही छोड़ता था। विक्रम ने पल्लवी को अपने और करीब कर लिया, जिससे उसके हाथ उसके सीने पर जा लगे। उसने महसूस किया कि उसकी धड़कनें भी बहुत तेज चल रही थी। उसने लाख कोशिश की बालों में टॉवल डालना चाहा, पर उसकी बोलती नजरें अब भी चुप नहीं बैठी थी। उसकी आंखों में आज मोहब्बत भरी हसरत साफ लिखी थी। वो उसकी गहरी काली आंखों में डूबी जाती अगर विक्रम ना बोलता। मैं मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। आपने शराब पीनी कब शुरू कर दी? कितने भीग चुके हैं आप? चलिए। वो बात बदल कर उसे बिस्तर पर लिटाने लगी, पर विक्रम ने उसे कुछ यूं पकड़ रखा था कि वो भी उसी के साथ गिर गई। विक्रम उसे यूं ही अपनी बाहों में भरने को बेकरार था, पर उसे नशे में भी कुछ इस तरह होश था कि उसने पल्लवी को गलत तरह से छुआ नहीं। हाँ, उसके मचलते अरमान उसे मदहोश जरूर कर रहे थे, पर वो अपने दायरे जानता था। उसने उसके चेहरे पर छाए बादलों को हटाया। अब चांद सा चेहरा उसके सामने था। ठंड की वजह से खुलते बंद होते लब उसका ईमान छीन रहे थे। उसने आंखें बंद की और उसकी तरफ बढ़ने लगा। पल्लवी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरे शरीर में अलग ही सिहरन होने लगी थी। उसको भी तो इसी पल का इंतजार था। उसने अपनी पलकें गिरा दी आगे होने वाले पलों का एहसास करने के लिए, पर विक्रम पर नशा छाया हुआ था। उसकी अधखुली आंखें पल्लवी के चेहरे को निहारे जा रही थी। फिर आखिर में उसने अपने होंठ पल्लवी के गालों पर रख दिए। उसे छूते ही विक्रम की आंखें बंद हो गई, जैसे वो कब से ये करने को बेकरार था। पल्लवी भी विक्रम की छुअन से पिघलने लगी थी। उसे आज तक कई लोगों ने गलत तरह से देखा, छुआ था, पर विक्रम का स्पर्श उसे बिल्कुल पाक लगा था, जैसे दिली सी छुअन की तलाश में कब से था। उनके दिल मिले हुए ही थे। अब मिल गई थी उनकी एक साथ चलती सांसें। पर धीरे धीरे विक्रम की पकड़ ढीली हो गई और वो आगे बढ़ने से पहले ही सो गया। पल्लवी को जब कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने आंखें खोली। उसे इस लम्हे में विक्रम पर हद से ज्यादा प्यार आया। बस यही हरकतें तो उसका दिल लूटती हैं। विक्रम नशे में भी पल्लवी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना चाहता था। पल्लवी उसे यूं देखकर रोती हुई उसके सीने पर सिर रखकर सो गई। अब तूफान शांत हो चुका था। बाहर जो था वह भी, और जो उनके भीतर था वह भी। खिड़की के बाहर तरुण मधु हाथ मलते ही रह गए। उन्हें वो सब तो मिला ही नहीं जो उन्हें चाहिए था, जिसे कैद करने के लिए वो यहाँ तक आए थे। अब इन तस्वीरों से वो क्या करेंगे? वे गुस्से में दंदनाते हुए वापस चले गए। वहीं नगमा भी तूफान में फंस चुकी थी। गनीमत तो ये थी कि वो जहाँ टिकट लेने आई थी वो राजन का जान पहचान वाले था। उसे राजन ने सब कुछ नहीं, बस इतना कह रखा था कि ये हमारे घर पर मेहमान है, कभी किसी जगह दिखे तो उसी वक्त इन्फॉर्म करना। उसने नगमा को देखकर राजन को बता दिया। वो भी विक्रम को ढूंढता हुआ घर ही आ रहा था, पर भारी बारिश की वजह से कहीं फंस गया। अब नगमा का पता सुनकर वो पानी में भी उसे ढूंढने निकल पड़ा। नगमा एक बेंच पर सिकड़ी हुई बैठी थी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। डर उसके चेहरे पर था। आसपास के यात्री भी नींद में ऊँग कर उठते हुए उसे देखते उसे घबराहट होने लगती। वो अल्लाह का नाम लिए बैठी रही। बारिश हल्की हुई तब वो जाने ही लगी थी कि कोई अधेड़ उम्र का आदमी उसके पीछे आ रहा था। वो भागती जा रही थी और आगे जाकर किसी मजबूत शख्स से टकरा गई। सामने पुलिस की वर्दी में राजन खड़ा था। वो उसके गले लग गई। वो आदमी भी उसे देखकर भाग गया। क्या कर रही हैं आप यहाँ? राजन उसे खुद से अलग करते हुए पूछने लगा। वो मैं चुप, बिल्कुल चुप। आखिर अब मैं और क्या कहूँ, क्या करूँ आपको समझाने के लिए? राजन आज पहली बार उस पर इस तरह चिल्लाया था। वो डरी सहमी सी सिर झुकाए खड़ी थी। बोलिए। मैं टिकट। डर के मारे शब्द निकल ही नहीं पाए। वाट? दिमाग खराब हो गया है आपका? अनजान जगह अनजान लोगों के बीच निकल पड़ी आप आधी रात को। कुछ हो जाता आपको तो? सोचा कभी मेरा क्या होता? राजन उसके कंधे झकझोर कर बोला। बेहतर होता खुदा मैं अपने करीब बुला ले। तो नहीं रही कोई दिलचस्पी इस दुनिया में। मैं किसी के दर्द की वजह नहीं बन सकती। आप दूर रहिए। नगमा राजन की इतनी फिक्र से सिहर चुकी थी। दूर ही तो कर रखा है आपने, इतना दूर कि आपकी आवाज़ ही नहीं सुन पा रहा मैं। ना आप मेरी। राजन, इतनी फरियाद आप मेरी कर रहे हैं। अगर खुदा की होती तो वो भी मिल जाते आपको। क्या करूं उन्हें पाकर? मोहब्बत तो आपसे हुई है ना? नगमा ने कभी ना बोलने के लिए बचाए गए शब्द बोल ही दिए।
भूल जाइए मुझे, किसी की बीवी हूँ मैं, आपको तलाक मिल जाएगा उससे। राजन के पास हर सवाल का जवाब था। आपकी दुनिया से नहीं मैं, उसने नया बहाना बनाया, मेरी दुनिया में भी जगह मिल जाएगी आपको। राजन उसकी आंखों में झांक कर बोला, अगर मैं कहूँ कि मैं अबरार के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसने खुद को कड़ा करते हुए कहा, नगमा। वो जोर से चिल्लाया, क्यों, तकलीफ हुई सुनकर? नहीं, गुस्सा आ रहा है आपके झूठ बोलने की हद देखकर। मैं उसने उसका हाथ अपने सिर पर रखकर कहा, अब बोलिए राजन, बोलो। वो जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे माफ़ कर दो, नहीं रही अब हिम्मत दुनिया जान से लड़ने की। थक गई हूँ मैं, अगर आपकी ज़िंदगी में आई तो आपकी खुशियों पर काला साया पड़ जाएगा। आपकी अम्मी सही कहती हैं, हम जैसी लड़कियां घर बसाने के लिए नहीं बनी। अब वो रोने लगी थी। नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मैं मना लूँगा मम्मा को भी। उसने यकीन दिलाकर कहा, नहीं, इतने हसीन और खूबसूरत ख्वाबों का बोझ मेरी पलकें नहीं उठा पाएंगी। वो मुंह फेर कर बोली, मैं तो खुद आपको पलकों पर बैठा कर रखूंगा। आखिर में वो उसका चेहरा ऊपर उठाकर बोला और उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, मुझ पर एहसान समझकर ही हाँ कर दीजिए, आपकी जिंदगी का हर एक आंसू मिटा दूंगा। नगमा पिघल चुकी थी राजन के निश्चल प्यार के आगे। आखिर वो भी तो कितनी तड़पी थी राजन को जख्म देकर, उससे दूर रहकर, उसके प्यार को ठुकरा कर। अब उसका दिल उससे चीख चीख कर राजन को अपनाने के लिए कहे जा रहा था कि खुदा के भेजे गए ऐसे नेक बंदे को बार बार मना करने से वो खुद खुदा की ही रुसवाई कर रही है। आखिर में थकार कर वो उसके गले से जा लगी, राजन, मोहब्बत करती हूँ मैं भी तुमसे, तुम्हारे से मिलने के पहले दिन से, पर डरती थी कहने से। आखिर उसके मुंह से भी आज इकरार हो ही चुका था। ये सुनकर राजन की आंखें नम हो चुकी थी। उसने उसे अपनी बाहों में और ज्यादा कस लिया था, कभी ना छोड़ने के लिए। पल्लवी की रात के पहर में जब आंख खुली तो उसे याद आया कि वह भी विक्रम के साथ भावनाओं में बह गई थी। खुद को इस हालत में पाकर वो जल्दी से उठी। विक्रम अब भी सो रहा था। पल्लवी ने उसका चेहरा छूकर देखा। ज्यादा भीगने की वजह से उसे हल्का बुखार आ गया था। उसने उठना चाहा पर उसका दुपट्टा विक्रम में उलझा पड़ा था। वो इस पल नींद में सोया हुआ हद दर्जे का मासूम लग रहा था, जैसे पूरी दुनिया फरेबी हो सकती है सिवाय इस शख्स के। उसने उसकी आंखों से ही नजर उतारी और उसके गाल चूम कर उठ गई। फिर जल्दी से विक्रम की शर्ट खोलने लगी। गीले कपड़े से उसकी सर्दी बढ़ सकती थी। ये करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने विक्रम की नज़दीकियों को याद करते हुए ये भी हक से कर दिया था और फिर कंबल उड़ा दिया। पंखा बंद करके वो उसके पैरों के पास ही आकर बैठ गई और उसे देखने लगी। देख इस बंदे को, तू किसी भी तस्वीर को सच मानकर इन पर शक कर सकती है क्या? पल्लवी मधु की बातें याद करने लगी। मैं मधु राठौड़, सगाई होने वाली है हमारी। तुम जैसी लड़कियों की किस्मत में विक्रम रघुवंशी नहीं होते। उसकी बात उसके कानों में पिघले शीशे से डालने का काम कर रही थी। उसकी आवाज़ में नफरत और जलन कूट कूट कर भरी पड़ी थी। पल्लवी अब भी सोच नहीं पा रही थी कि विक्रम ऐसा कर सकता है। नहीं, झूठ बोल रही थी वो। तुझे अलग करने आई थी इनसे, वरना ये आज यहाँ ना आए होते अपनी इतनी बड़ी खुशी की बात तुझसे बांटने के लिए। दिल ने दिमाग को गलत ठहराया, पर वो लड़की झूठ क्यों कहेगी? दिमाग ने दिल को कटघरे में खड़ा किया। देख, तेरे सामने कौन है ऐसी शख्सियत जिसे हर कोई अपना बनाना चाहेगा। इनके साथ कोई थोड़ी देर भी रहे तो इनके प्यार में पड़ सकता है। तू भी तो पड़ गई पुलिस वालों से नफरत होने के बाद भी। फिर वो तो इनके साथ काम करती है, पाने के लिए ही नाटक किया होगा, झूठ कहा होगा सब कुछ। दिल ने दिल खोलकर विक्रम की पैरवी की। तो अब तेरा क्या फैसला है? पल्लवी खामोशी से विक्रम को देख रही थी। दिल तो कर रहा था कि अभी जाकर उसे अपनी बाहों में भर ले, जी भरकर उससे प्यार करे और चीख चीख कर कह दे कि कितना चाहने लगी है वो उसे। अभी से नहीं, जाने कब से वो उसके लिए ज़िंदगी जीने की वजह बन चुका था। वो जिसमें खुशी खुशी डूबने को भी तैयार थी, वो दरिया बन चुका है। ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं, पूरी ज़िंदगी ही बन चुका है। पर दूसरी तरफ दिमाग नगमा, मौसी और मधु की कड़वी मगर सच्ची बातों को दोहराए जा रहा था। पर कमबख्त दिल तो बस विक्रम का ही नाम रटे जा रहा था कि बस एक बार उससे सुन ले कि आखिर वो क्या चाहता है। यूं ही उसे देखकर ही उसने रात बिता दी थी। सुबह तक मौसी नगमा दोनों ही नहीं लौटे थे। शायद रात के तूफान ने शहर में काफ़ी तबाही मचाई थी। पर वो तूफान तो रात को थम गया, पर अब नया तूफान आने वाला था, क्योंकि विक्रम नींद से और नशे से जाग चुका था। खुद को शर्टलेस देखकर वो सकपकाया। फिर अपने पैरों के पास ही पल्लवी को देखकर दिल धक से रह गया। वो बीती रात की बातें याद करने लगा। तरुण ने उसे शराब पिलाई थी, फिर वही उसे छोड़ने आया था। मतलब वो कहाँ है अब? वो यहाँ आया, फिर पल्लवी के गले लगना याद करने लगा। उसके बाद क्या? उसे कुछ याद ही नहीं। वो दिमाग पर जोर देने लगा। उसे धुंधला सा बारिश में डांस करना ही याद आया। फिर नशे में जाने पल्लवी के साथ क्या किया। उफ,
नो नो, ओ गॉड, इट्स इम्पॉसिबल। मैं पल्लवी के साथ नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वो ज़िंदगी में कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगी। वो क्या, मैं खुद को भी कभी फेस नहीं कर पाऊंगा। वो हड़बड़ी में कसमसाया। उसकी हरकत से पल्लवी भी जाग गई। विक्रम को देखते ही उसकी आंखों के आगे बीती रात का मंजर और सारी बातें घूम रही थी। विक्रम पूरे नशे में था। गनीमत तो ये थी कि उसने पल्लवी के साथ कुछ गलत नहीं किया, पर फिर भी बारिश में बढ़ी उनकी नज़दीकियां याद आते ही वो असहज हो गई और जल्दी से उठकर जाने लगी। विक्रम ने झिझकते हुए आवाज़ लगाई, सुनो। उसकी इल्तजा सुनकर पल्लवी वहीं रुक गई। आप ठीक है ना? मेरा मतलब, मुझे खुद पर इतना तो यकीन है कि आपको नशे में भी विक्रम खुद को साबित करने के लिए लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे। हम ठीक हैं और आप पर पूरा यकीन भी है। आप बेफिक्र रहें, आपने कुछ गलत नहीं किया। वो बिना मुड़े ही बोली। विक्रम बिना देरी किए उठा और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर मुझसे नज़रें क्यों चुरा रही हैं आप? वो बिना जवाब दिए जाने लगी तो विक्रम ने उसे अपने और करीब कर लिया। सवालों से बचने की आदत कब बना लिया आपने? जवाब तो हमें भी चाहिए। उसने इस बार उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। आपकी सगाई होने वाली है? वो बिना लाग लपेट के पूछ बैठी। वाट? किसने कहा? विक्रम को सुनकर झटका सा लगा, पर उसका सीधा शक मधु पर ही गया, क्योंकि उसके सिवा यह घटिया हरकत और कौन कर सकता था। उसने तो उस रोज पार्टी में अपने पापा को भी अचानक ही ये बात कही थी, तो वो पल्लवी को भी यह कह सकती है। फिर पल्लवी ने भी मधु की सारी बातें बताकर विक्रम के शक की पुष्टि कर दी। पूरी बात सुनकर विक्रम ने तो अपना सिर पकड़ लिया। मधु दिन ब दिन उसकी नज़रों से गिरती जा रही थी। पल्लवी की आंखों में विक्रम को अब भी यकीन ही दिख रहा था कि उसे मधु की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही विक्रम के लिए काफ़ी था। पर वो फिर भी बोला, जवाब तो आपकी आंखों में है। पल्लवी की नज़रें जैसे ही विक्रम से मिली उसने जल्दी से नज़रें फेर ली, क्योंकि वो आंखें पढ़ने में माहिर था। पल्लवी को डर था कि उसकी अनकही बातें वो बिना कहे समझ न ले। विक्रम ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, मेरी कल रात की बातें आपको अब भी मुझ पर शक करवा रही हैं? मेरे सवालों के जवाब दीजिए। पल्लवी को विक्रम की सर्द आवाज़ कमज़ोर कर रही थी। वो एक बार दिमाग की तसल्ली के लिए ये सुनना चाहती थी कि कहीं सच में उसे कोई और लड़की तो पसंद नहीं, और अगर हाँ तो कहीं वो मधु ही तो नहीं। उसे मधु की बातें याद आई। इश्क करने से पहले अपनी औकात तो देख लेती। ऐसे रिश्ते कोई नहीं अपनाता। वो जो कल आई थी वह आपके लिए बेहतर हम सफ़र होंगी, आपके लायक भी हैं और हैसियत की भी। पल्लवी ने दिल पर पत्थर रखकर कह ही दिया। विक्रम को उससे इस बात की उम्मीद नहीं थी। उसे बेहद गुस्सा आया, पर फिर भी उसने गंभीरता से जवाब दिया, मुझे मतलबी इश्क नहीं आता और मैं दिलों के मिलने को ही हैसियत समझता हूँ। दुनिया हमारे रिश्ते को मंजूरी नहीं देगी। उसने आंख चुराकर कहा, आपकी मंजूरी मिल जाए पूरी दुनिया को मनाने की ज़रूरत ही नहीं। उसने उसके सामने जाते हुए कहा, आप बेहद पाक शख्सियत के हैं। हमारी नापाक ज़िंदगी आपको दर्द के सिवा कुछ नहीं देगी। वो जबड़े कसकर बोली। ये सब कहना उसके लिए भी आसान नहीं था। आपके हिस्से का दर्द लेने को भी तैयार हूँ। विक्रम उसकी हर बात का जवाब दिए जा रहा था और उसे निशब्द किए जा रहा था। आखिर में पल्लवी ने खुद को कड़ा करते हुए कहा, जिस्म फरोशी के इस धंधे ने हम पर और हमारे दामन पर बहुत दाग लगाए हैं। उन काली रातों से गुजरने के बाद हम आपके काबिल नहीं रहे। फिल्में कुछ ज़्यादा नहीं देखती आप? कौन सी फिल्म का डायलॉग बोला है ये? विक्रम गुस्से में भी मुस्कुरा कर बोला, हम मजाक नहीं कर रहे। हमारे जिस्म के ये दाग आपको ज़िंदगी भर के जख्म दे जाएंगे। उन तमाम दरिंदों की दरिंदगी ने हमारे जिस्म को रोन डाला है। हम आपको वो कभी नहीं दे पाएंगे जो एक मर्द। उसकी बात ख़त्म होने के पहले ही विक्रम ने अपने सख्त होंठ पल्लवी के नाजुक लबों पर रख दिए, जिससे उसके बाकी बचे लफ्ज़ मुंह में ही रह गए। उसे रोकने के लिए उसे अभी यही तरीका सही लगा था। उसे अपनी तरफ जकड़ लिया और उसे शांत कर दिया। पल्लवी अचानक हुई इस हरकत से सिहर उठी। उसकी सांसें बेतरतीब होने लगी थी। चेहरा सुर्ख हो गया था और कान गर्म। विक्रम ने नशे में नहीं बल्कि होशो हवास में ये कर दिया था जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। उसके हाथ विक्रम के कंधों पर कसने लगे थे। दोनों काफ़ी देर तक यूं ही एक दूसरे को महसूस करते खड़े रहे। फिर अचानक ही विक्रम ने पल्लवी को छोड़ दिया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी आंखों में झांक कर बोला, जिस्म के इस दौर में रूह वाली मोहब्बत हुई है। जिस्मानी इश्क की कमी नहीं इस दुनिया में। अकाल तो रूहानी इश्क करने वालों का है। मैं तो आपकी रूह को छूना चाहता हूँ, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस पर सिर्फ मेरा ही पहला और आखिरी हक होगा, क्योंकि वो आज भी अनछुई, बेदाग और पागदार हैं। पल्लवी आंखों में बेहिसाब जज्बात लिए बेयकीनी से उसे देखती ही रह गई। विक्रम ने आज बहुत बड़ी बात कह दी थी। वो उसके चेहरे पर उंगलियां फिराकर बोला, रही बात आपके जिस्म के दाग की, तो मेरे लिए चांद के साथ साथ उसके दाग भी उतने ही खास हैं।
उसकी इस बात पर पल्लवी की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम ने उन्हें भी होठों से चूमते हुए कहा, आपके एक एक आंसुओं को मुस्कुराहट में तब्दील नहीं किया तो मैं विक्रम रघुवंशी नहीं, दुनिया से लड़कर एक अलग दुनिया बसा लेंगे, बस आपकी मंजूरी चाहिए। विक्रम ने इश्क का इजहार भी कुछ इस तरह किया था जिसमें इश्क का नाम भी नहीं शामिल होने दिया, क्योंकि दिल तो आंखों की भाषा पढ़ना जानता था और उसने इसी के सहारे ये कहकर उसका माथा चूम लिया था। साथ ही चूम ली थी उसकी रूह जिस पर उसके इश्क का ये पहला चुंबन अंकित हुआ था। वो उसके सामने झुक चुका था। पल्लवी उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे लगा इतना प्यार उसकी जान ही ले लेगा। ऐसे लगा जैसे ये सब कुछ तो वो जानती ही थी, बस उसके मुंह से सुनना बाकी था। वो भी आज हो चुका। वो बैठे बैठे ही उसके गले से लग गई और ये भी भूल गई कि उसे भी तो उसकी हाँ में हाँ मिलाकर जवाब देना था, जिससे विक्रम के जज्बातों पर मोहर लगाई जा सके। पर खुशी के आंसुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा जिसमें बह चुके थे दो प्रेमी, दो रूह, दो जान। उसके आंसुओं में विक्रम के अश्क भी शामिल हो चुके थे। उसने भी कितना इंतजार किया था इस पल का। जब ये पल आया तो उसके सोचकर बोले जाने वाले लफ्ज़ ही खत्म हो चुके थे और दिल खुद ही बस सब कुछ बोले जा रहा था। उसने पल्लवी से गले लगे ही पूछा, क्या आप भी यही कहेंगे, कर लो चिपकू लड़की से सगाई? हाँ। पल्लवी अवाक सी उसे देखती रही। ये सवाल वाला हाँ है, ये जवाब वाला हाँ। खामोश। उसने उसके होठों पर हथेली रख दी। ऐसा करने का ख्वाबों में भी सोचा तो आपकी जान ले लेंगे हम। पल्लवी उसके सीने पर मुक्के बरसाकर बेबाकी से बोली, एक पुलिस वाले को जान से मारने की धमकी दे रही हैं आप? ऐसी सज़ा मिलेगी जहां जमानत भी मुमकिन नहीं। वो उसकी हथेली हटाकर बोला, ये जिंदगी ही आपकी अमानत है। आपकी केस से रिहाई चाहिए किसे? पल्लवी ने उसके चेहरे को नजर भर देख कर शिद्दत से कहा। इसी अदा पर विक्रम को बेहद प्यार आया। बंदे को रोकने के लिए मैंने जो तरीका इस्तेमाल किया था वह भी अच्छा ऑप्शन है। विक्रम दोबारा उस पर झुकने लगा तो पल्लवी ने शर्मा कर उसके चौड़े सीने में खुद को छिपा लिया। वे तो यूं ही रह जाते अगर राजन और नगमा सामने से आकर उन्हें हरकत में ना लाते। भाई मम्मा आ गई, वो शरारत से बोला। तब वे दोनों अलग हुए। विक्रम सकपका गया। पल्लवी भी शर्म से पानी पानी हो गई। राजन और नगमा को साथ देखकर विक्रम पल्लवी को भी कुछ कुछ नहीं बल्कि सब कुछ ही समझ आ गया था। वह उन्हें कुछ पूछते उससे पहले राजन ने विक्रम को जल्दी से मुंबई निकलने को कहा और ये भी कहा कि सारी बातें रास्ते में कर लेंगे, क्योंकि आज पल्लवी और नगमा के बयान होने थे। अब ज़्यादा देरी की तो उनके लिए सही नहीं रहता। विक्रम ने हसरत भरी निगाहों से पल्लवी को देखा, फिर राजन के साथ अपने कमरे में चला गया। नगमा भी पल्लवी के साथ तैयार होने लगी। मौसी का फ़ोन आ गया था। रात की भारी बारिश की वजह से वो अपनी सहेली के पास ही रुकी हुई थी और शाम तक लौटेंगी। फिर कुछ ही देर में वे चारों मुंबई के लिए रवाना हो गए। सारे शिकवे शिकायतें दूर हो गई थी, क्योंकि चारों को एक दूसरे की मोहब्बत की मंजिल मिल चुकी थी। तकरीबन 2 महीने बाद पल्लवी और नगमा बाहर निकली थी। दोनों को अजीब सा डर था कि कैसे सामना करेंगी उन लोगों का जिनसे बचकर वे बहुत दूर निकल आई थी। पर जब अपने साथ देखती तो विक्रम और राजन की मौजूदगी उन्हें हिम्मत दिलाती। विक्रम ने पल्लवी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और राजन ने नगमा के लिए। पल्लवी के बैठने के बाद विक्रम ने उसका लहराता दुपट्टा उसके हाथ में देने के बहाने उसका हाथ छू लिया। पल्लवी उसे नज़र उठाकर देख न सकी। विक्रम ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। आज पहली दफ़ा उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर कोई लड़की बैठी थी, वो भी वह जिसे वो इश्क करता है। पीछे राजन और नगमा का अलग ही माहौल चल रहा था। नगमा खिड़की के बाहर देख रही थी, इससे बेखबर कि राजन उसके नज़दीक सरकता हुआ बैठने की कोशिश में है। विक्रम ने सहमी सी पल्लवी को देखा, फिर उसकी तरफ बढ़ गया। पल्लवी बेचैन होने लगी, क्योंकि विक्रम के मचलते अरमानों से अब वो वाकिफ हो चुकी थी। फिर अब तो पीछे राजन और नगमा भी थे। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। विक्रम उसके पास गया और सीट बेल्ट खींचकर बोला, इतनी खूबसूरत लगेंगी तो मेरी जान ही चली जाएगी, और इसकी वजह आप होंगी। फिर उसके कान के पास झुककर बोला, शर्माए नहीं, हमारी तरह पीछे भी दो लव बर्ड्स ही बैठे हैं, उन्हें तो खुद दुनिया जान की परवाह नहीं। पल्लवी ने विक्रम की बात पर आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखा। इसी बीच उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। राजन ने उसी वक्त दोनों को देख लिया तो गला साफ करने लगा। वो तो मैं तो सीट बेल्ट लगाना बता रहा था। विक्रम जल्दी से सीट बेल्ट लगाकर बोला। पल्लवी बुरी तरह झेंप गई। नगमा राजन को उसकी इस हरकत पर डपटने लगी। यूं ही बातों बातों में वो मुंबई पहुंच गए थे। विक्रम और राजन दोनों की यूनिफॉर्म बारिश में ख़राब हो गई, उन्हें फ्लेट आकर चेंज करना था। वे जैसे ही तैयार होकर आए, नगमा ने उन दोनों का सदका उतार दिया। वहीं पल्लवी की आंखें भीग गई। वो अपनी अतीत की बुरी यादों की वजह से कितना गलत समझती थी कि पुलिस वाले किसी के नहीं होते।
पर आज विक्रम ने उसे गलत साबित कर दिया था, क्योंकि उसके सिवा कौन उसके साथ था। उसे विक्रम को वर्दी में देखकर गर्व महसूस हुआ। उसने झलकती आंखों से उन दोनों को सैल्यूट किया। नगमा भी उसके पास जाकर उसी मुद्रा में खड़ी हो गई। विक्रम और राजन, हमें फख्र है तुम दोनों पर। खुदा ने तुम दोनों को हमारी ज़िंदगी में भेजकर हमें सबसे नायाब तोहफा दिया है। आप दोनों नौकरी और रिश्ते दोनों संभाल कर बखूबी निभाने वाले बेहतरीन उदाहरण हो। विक्रम ने नगमा को गले लगा लिया। वहीं आज पहली बार राजन ने भी पल्लवी को गले लगाया था, क्योंकि उसके लिए विक्रम उसकी ज़िंदगी था और विक्रम की ज़िंदगी अब पल्लवी थी, तो उसके लिए भी वो खास बन गई थी। ये चारों हर परिस्थिति में साय की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहे थे। वे जैसे ही जाते, पल्लवी की नज़र विक्रम के कमरे में लगी तस्वीर पर पड़ी, जो एएसपी सर के साथ की थी। वो उसकी तरफ बढ़ गई और गौर से उसे देखने लगी। राजन ने विक्रम की तरफ इशारे से पूछा तो उसने कंधे उचका दिए और पल्लवी की तरफ चला गया। चलिए, रुकिए, ये कौन है? ये आदमी कहीं तो देखा है हमने। आप भी देखिए, पल्लवी नगमा को बुलाकर बोली। विक्रम और राजन एक दूसरे को देखने लगे। नगमा तस्वीर की तरफ बढ़ी और बोली, हाँ, लग तो मुझे भी रहा है। क्या बात कर रही हैं आप दोनों? इन्हें कैसे जान सकती हैं आप? राजन भौचक्का सा बोला, मतलब कौन है ये? पल्लवी ने पूछा। ये एएसपी सर हैं, आई मीन हमारे सीनियर। विक्रम ने कहा, ये भी पुलिस हैं? पल्लवी हक्की बक्की रह गई थी, उसे हैरानी हो रही थी। हाँ, तभी तो कहा, आप कैसे जानती हैं इन्हें? राजन बोला। वो चुप हो गई। क्या हुआ, कुछ कहिए। नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे, पल्लवी ने नज़र फेर ली। कभी ऐसा किया है मैंने, बताइए? विक्रम उसके पास जाकर बोला। इन्हें ताई के साथ देखा है हमने, कई बार मिलने आते थे हवेली पर। पल्लवी संजीदगी से बोली, वाट? राजन और विक्रम एक साथ बोले। उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था। हाँ, अबरारी तो लेकर आता था इन्हें हवेली। नगमा बोली, नो नो, हाउ इट्स पॉसिबल? सोचकर ही विक्रम का सिर चकराने लगा। हमने कहा था आप यकीन नहीं करेंगे, पल्लवी मासूमियत से बोली। आप समझ नहीं रही, ये कौन है? इन पर मेरा मतलब, ऐसा कैसे हो सकता है? ये विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या कहें। हम दावे से कह रहे हैं ये वही हैं, क्योंकि उस जगह आए हर शख्स का चेहरा हमारे जहन में कैद है। पल्लवी की आवाज़ में गहराई थी। हाँ विक्रम, पल्लवी सच कह रही है। ये आते थे वहाँ, ताई इन्हें लड़कियां भी देती थी। नगमा की कही बात पर उन दोनों को और ज़्यादा झटका लगा। वाट? सर, मतलब कहीं ये भी ताई के साथ? राजन बोला। विक्रम अब सोचने लगा। इस पहलू पर तो उसकी नज़र कभी गई ही नहीं। उसे अब याद आया कि उनकी मौजूदगी में जब ताई पहली बार पुलिस स्टेशन आई थी, तब वह आसानी से चली गई थी। तब विक्रम ने गौर क्यों नहीं किया था? और शक भी कैसे और किस बुनियाद पर कर सकता था, वो भी अपने सीनियर पर? राजन बोला, भाई अब मेरे सब समझ में आया। उस दिन जब आप इस रैकेट के बारे में सर को बता रहे थे, तब सर के रिएक्शन देखने लायक थे। मतलब उनके फेस का रंग ही उड़ चुका था। वाट? तुझे भी यही लगा? यार, नोटिस तो मैंने भी किया, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा शायद मधु वाली बात होगी। विक्रम ने सहमति जताई। अब तीनों एक साथ बोले, अब मेरे पास एक प्लान है, आपको मेरी मदद करनी होगी। वो पल्लवी को देखकर बोला, कभी ना कहा है। विक्रम मुस्कुराकर उसे कुछ समझाने लगा। राजन और नगमा भी ध्यान से सुन रहे थे। फिर कुछ देर बाद वे पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गए और नगमा और मधु को ऑटो से आने को कह दिया, जो उनके पीछे पीछे ही चल रहा था। वे पूछताछ के लिए पहुंचे। हालांकि विक्रम को पल्लवी से पता तो चल गया था, पर वो इतनी बड़ी बात की एक बार पुष्टि करना चाहता था। विक्रम ने अकेले में ही पूछताछ की, जिसमें बबीता ताई ने उसे कन्फर्म हो गया कि सर का हाथ है इसमें। उसने सुनकर ही अपना सिर पकड़ लिया। आगे की चीज़ें ऐसी होंगी उसने कभी सोचा ही नहीं था। तभी कमल आ गया। उसने विक्रम के कान में ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिससे वो सकते में आ गया। सर, ताई को जब पकड़ने के लिए हम दिन रात एक कर रहे थे, तभी इन्हें पता नहीं कैसे खबर मिल गई हमारे आने की। तब ताई को भगाने की कोशिश भी की गई थी। इन्होंने बहुत बार जगह भी बदली, पर जब हम इन तक पहुंचे तब भी इन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई थी। अभी इन्फॉर्मेशन मिली, पर ऐसा कौन और क्यों करेगा? वाट? आज एक के बाद एक शौक कैसे लगा रहे हो तुम लोग? इतने दिनों तक सो रहे थे क्या सब के सब? विक्रम चिल्लाया। सर, ये इन्फॉर्मेशन तरुण सर के पास थी, पर अब मुद्दा ये है कि इन सब के पीछे है कौन? कमल बोला, मैं जानता हूँ। विक्रम बोला और ताई से कहने लगा, अब आप अपना मुंह बंद रखेंगी। उसने ताई को अभी किसी को भी कुछ भी बताने से मना कर रखा था। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ा जाए। फिर उसके बाद उसने नगमा और पल्लवी के बयान लेने शुरू कर दिए। नगमा ने सारी कहानी बता दी थी कि अबरार उसका शौहर है, वही उसे यहाँ लाया और इतने सालों से ये करवाया। राजन ने उसे चुप करवाते हुए पानी का गिलास थमाया। पल्लवी ने भी जब अपनों के द्वारा दिए गए धोखे और ताई के जख्मों की कहानी कहनी शुरू की,
तो वो भी बिना आंसू बहाए नहीं रह सकी। विक्रम ने उसके कंधों पर हाथ रखकर आंखों से ही हिम्मत दी। पुलिस स्टेशन का वो दरवाज़ा जो बार बार खुल बंद हो रहा था, उसके पीछे से कोई पल्लवी को ही देखे जा रहा था। ये कोई और नहीं, एएसपी सर ही थे जो विक्रम से मिलने आए थे। पर जैसे ही दरवाजे से पल्लवी की हल्की सी झलक दिखी, फिर ना तो पलके झपका सके और ना ही कदम उठा सके। वो विक्रम को कुछ कह रही थी। उसके खुलते बंद होते होंठ, उसकी डबडबाई आंखें, उसका सुर्ख चेहरा, बालों की लटों का बार बार उसके गालों पर बिखरना, फिर बेपरवाही से पल्लवी का उन्हें कानों में ठूंसना। वो इस वक्त बेहद हसीन लग रही थी। उनकी उस पर से आंखें नहीं हट पा रही थी। उन्हें उसे देखने के अलावा कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। वो उसे देखने के चक्कर में आगे झुक गए। तभी विक्रम चौकन्ना हो गया और सर को देखकर दोनों को चुप रहने का इशारा किया। सर को देखकर पल्लवी और नगमा एक दूसरे के करीब होकर बैठ गई, क्योंकि ये वही थे। सर इनके स्टेटमेंट ले रहा था। वो ताई के चंगुल से छुड़ाई लड़कियों में से हैं। ये विक्रम नपे तुले शब्दों में ही बोला। ओ, उन्होंने पल्लवी को ऊपर से नीचे तक फिसलती नजरों से घूरा, फिर कुछ सोचकर फौरन वापस चले गए। उनके बयान हो चुके थे। अब विक्रम तरुण के पास गया। उसे सामने पाकर तरुण नजरें नहीं मिला पा रहा था। इंस्पेक्टर तरुण राठी, आप अपनी वर्दी का लिहाज भी भूल गए, वो जोर से चिल्लाया। मधु भी अब तक आ चुकी थी। सर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वो अनजान बना। क्या हुआ विक्रम? मधु बीच में बोली। कॉल मी सर, आई एम योर सीनियर मिस मधु, और आप दोनों अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। विक्रम को उसे देखकर ही गुस्सा आया। आपके घटिया इरादों और हरकतों की वजह से ही लोगों का पुलिस पर भरोसा नहीं, यहाँ तक कि इंसान का दूसरे इंसान पर ही भरोसा नहीं। कोई सफाई नहीं देंगे आप? वो उसको घूर कर बोला। सर, आई एम सॉरी बट, तरुण फुसफुसाया। बट वाट? उस एक स्लैप का ऐसा बदला, जबकि उसमें भी कसूरवार तुम थे ना? उसने उसकी आंखों में झांक कर ऐसा तंज कसा कि तरुण से देखता रह गया। मुझे बेवकूफ़ समझने की भूल मत करना। सब समझता हूँ मैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, एवरीथिंग। विक्रम उन दोनों को बारी बारी देख कर बोला। लुक, मेरे पर्सनल मैटर एक तरफ है, मगर इससे किसी विक्टिम को प्रॉब्लम हो, ये मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो जो आपने शराब पिलाकर आपने घटिया काम का अंजाम देने के बारे में सोचा भी था, वो बेहद घटिया हरकत थी। मैं हर बार कहता आया हूँ, आप जिस ओहदे पर हैं उसकी तरफ देखा करें पहले। लोगों के मन में पुलिस के नाम पर ऐसी ऐसी भ्रांतियाँ जो फैल रखी हैं, उसे ख़त्म करने आए हैं हम। अपनी वर्दी की और नौकरी की इज्जत करना सीखें। तरुण भौचक्का कर रह गया कि विक्रम को सब कैसे मालूम चला होगा। विक्रम उसकी तरफ आकर बोला, मेरे ही शहर में, मेरे ही घर में आकर ऐसा कुछ करोगे और मुझे भनक तक नहीं लगेगी? ऐसा सोचने की गलती कर दिया आपने। एंड मिस मधु, आपके अगेंस्ट तो मैं रिपोर्ट फाइल करूंगा। किसी की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी कर ऐसे वीडियोस बनाने की साजिश, इट्स ए क्राइम। आप भी पुलिस में ही हैं, आप बेहतर जानती होंगी। विक्रम अपना हाथ टेबल पर मारकर जोर से चिल्लाया तो मधु भी सहम गई। ये आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर रहिए, बहुत दूर, अदरवाइज रिजल्ट सही नहीं होगा। वो मधु को उंगली पॉइंट करते हुए एकाएक शब्द चबा चबा कर बोला। दनाती हुई बाहर निकल गई। बाहर की बेंच पर नगमा और पल्लवी सकुचाई सी बैठी सबको देख रही थी। उनके ठीक सामने की डेस्क पर भारती बैठी थी, जो नगमा पर नजर टिकाई थी। उसे अब समझ में आया कि राजन ने जिसके लिए उसे ना किया वो कौन है, क्योंकि पल्लवी को तो वो उस रात देख चुकी थी, पर नगमा को आज ही देखा था और देखकर ही मन जलन से भर गया। उसकी नज़रें बयान कर रही थी, जैसे वो कह रही हो कि इसी लड़की की वजह से राजन सर ने मुझे मना कर दिया। जबकि ये लड़कियां तो इंसानी फितरत यही होती है। इंसान को परिस्थितियों और मन स्थितियों में से एक को चुनना पड़े तो वह दूसरी स्थिति को ही चुनेगा, क्योंकि उसका मन यही सोच रहा होता है। ये नहीं कि नगमा कितनी मुश्किलों से गुजरी होगी, उसकी ज़िंदगी कैसी रही होगी। नहीं, बस इसी बात की वजह से भारती के मन में ना चाहकर भी खुद को ठुकराए जाने को लेकर नगमा के लिए हीन भावना ने जन्म ले लिया था। ऐसे ही तो मधु थी। उसने भी तो पल्लवी के लिए यही कहा था कि वो विक्रम की हैसियत की नहीं, बल्कि सच तो यह था कि मधु खुद विक्रम के लिए सही नहीं थी। उसका बचपन या अल्हड़पन का जो भी प्यार रहा था, वो कब कब का रफू चक्कर होकर जुनून की हदें पार कर चुका था। हाँ, जो मधु ने किया, जो प्यार कहाँ रह गया था, वो जुनून ही तो था। तभी तो वह इस हद तक गुजर गई कि नशे में विक्रम की गलत हरकतों का इंतजार कर उसे पल्लवी से दूर और खुद के करीब करना चाहने लगी थी। जबकि हुआ इसके बिल्कुल उलट। पल्लवी विक्रम के करीब आ गई थी, बेहद करीब, और वो उससे दूर से भी दूर चली गई थी, बेहद दूर। क्योंकि प्यार तो विक्रम पल्लवी का ही था, जिसमें अब तक इजहार होने पर भी इजहार का नाम शामिल ही नहीं था। हवेली से छुड़ाई गई लड़कियों के बयान हो चुके थे। वे आज पुलिस स्टेशन आई थी। पल्लवी और नगमा को देखकर सब उनके गले लगकर रोने लगी। उन सब ने बहुत कुछ सहा था। उन दोनों के साथ गलत होता देख भी वे सब चुप थी, उल्टा उन्हें ही कसूरवार ठहराती।
जूही ने भी उनसे माफ़ी मांगी। ये सब कुछ ठीक करने का वक्त आ गया था। वे जब घर लौट रहे थे तब विक्रम नगमा और पल्लवी को बाजार ले गया कुछ कपड़े दिलवाने के लिए। वे किसी मॉल में पहुंचे थे। पल्लवी विक्रम की आंखों में सहमति देखकर ही सलवार कमीज का चुनाव कर रही थी। वहीं राजन को तो नगमा को छेड़ने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। दूर कोई खड़ा उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था और मन ही मन जल भुन रहा था। उसकी ये भावना उसकी कसी हुई बंद मुट्ठियों और कसे हुए जबड़ों से साफ जाहिर हो रही थी। उस शख्स ने उसी वक्त फ़ोन निकाला और सामने देखकर कहा, एक काम है। फिर बात करते हुए दूसरी तरफ चला गया। इन सब से अनजान वे चारों भर भर के शॉपिंग का लुत्फ उठा रहे थे। फिर सब किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए पहुंच गए। इतनी लेट शाम थके हारे घर जाकर बनाने का तकल्लुफ़ कौन उठाए। विक्रम ने अदब से पल्लवी के लिए कुर्सी खींची और एहतियात से उसे बैठाया। पल्लवी के लिए तो ये सब एक सपने के सच होने के जैसा था। उसे कभी लगा ही नहीं था कि वह भी कभी आम लड़की की तरह आम जिंदगी जी पाएगी। पर विक्रम ने उसे अपनी ज़िंदगी में खास जगह देकर उसे आम रहने ही कहाँ दिया था। वह तो आंखें भरकर विक्रम को निहारे जा रही थी, जो वेटर को खाने के लिए ऑर्डर लिखवा रहा था। बीच बीच में राजन की किसी बात पर हंस भी रहा था। उफ, उसकी इसी मुस्कान के पीछे ही तो वो उसकी दीवानी हुई थी। उसकी स्माइल करने के साथ ही उसके मोती जैसे दांत चमक उठते, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते। उसने उसी पल अपनी नज़रों से ही उसकी नज़र उतार दी। यूं ही कुछ देर में वे खाना खाकर घर लौट आए। विक्रम के पास एक फ़ोन आया। हाँ बोलो अंगद, काम हो गया? डिटेल्स निकलवा रहा हूँ मैं। ग्रेट न्यूज़ यार, कल मिलते हैं फिर। या श्योर, ओके बाय। विक्रम ने फ़ोन रखा। भाई किसका फ़ोन था? राजन ने पूछा। अंगद था, अपना हॉस्टल वाला। हाँ, वो इतने दिनों बाद कैसे? मैंने ही उसकी हेल्प मांगी थी। कैसी हेल्प? वो नासमझी में बोला। तुझे पता है, आज सर के इरादों को मैं भी भांप गया था जब उन्होंने इनको देखा था। वो पल्लवी की तरफ देखकर बोला। मुझे उसी वक्त सब समझ आ गया था कि उनकी इन पर नज़र है और डेफिनेटली अगला शिकार यही होंगी। यही सबसे अच्छा मौका होगा उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का। बस उसी वक्त मैंने अंगद की हेल्प ली और उसे कहकर सारी डिटेल्स निकलवाने के लिए बोल दिया। क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किन से मिलते हैं, सब। और देख, मेरा शक सही निकला। वो मॉल में हमारे पीछे भी आए थे इन्हें देखने के लिए। विक्रम की बात सुनकर ही पल्लवी सहम गई। उसे डर लग रहा था, जो विक्रम की नज़रों से छिपा नहीं सका। वो अपना दुपट्टा उंगलियों में उलझा सुलझा रही थी। तभी नगमा ने बात समझते हुए राजन को अपने साथ बुला लिया और उन्हें अकेले छोड़ दिया। बताइए क्यों डर रही हैं आप? अब वो उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। हम नहीं तो। अचानक विक्रम के सवाल पर पल्लवी सकपका गई। आप मुझसे झूठ नहीं कहेंगी, बोलिए, उसने गंभीरता से कहा। वो बोलने के लिए सही लफ्ज़ तलाश रही थी। सुबह जो प्लान बताया उसका डर है। पल्लवी से देखती रह गई। विक्रम उसके चेहरे पर उभरी चिंता की लकीरें पड़ चुका था। फिर सिर झुका लिया, क्योंकि विक्रम के प्लान के मुताबिक पल्लवी को एएसपी सर का असली चेहरा सबके सामने लाना था। इसमें उसे वो बनकर जाना था जो वो बहुत पीछे छोड़ आई थी। मगर उनका पर्दाफाश करने के लिए और विक्रम की मदद के लिए उसने हाथ तो भर दी थी। पर जैसे ही उसकी नज़रें आज उस पर पड़ी तो दिल कांप गया। ऐसे लोगों से ही तो वो खुद को बचाती आई थी अब तक। हाँ मतलब नहीं पता। नहीं, वो घबरा रही थी। हमें बहुत डर लग रहा है, जैसे कुछ बहुत गलत होगा। उसकी आवाज़ में अलग सा डर था। विक्रम ने उसका हाथ अपने हाथों में भरकर कहा, मेरी आंखों में देखिए। उसने उसकी इल्तज़ा मानी और उसकी आंखों में झांका। क्या नज़र आया? उसने भौहें चढ़ाकर पूछा। एक अलग ही जहान आबाद है। उसकी आवाज़ में अब गहरा सुकून था। बस तो उसी जहान को आप अपनी आंखों में बसा लीजिए। हमारी मंजिल एक है, बस अब रास्ते एक करने हैं, विक्रम ने सर्द आवाज़ में कहा। वैसे लोगों के बीच, अब उसने उसके होठों पर उंगली रखकर कहा, आपको आज तक नहीं आने दूंगा मैं। महफूज की हद तक महफूज रखूंगा, मेरा यकीन कीजिए। उसने भी अपनी उंगली उसके होठों पर रखकर उसे चुप करवाया। यकीन शब्द का मतलब ही हमारे लिए आप हैं। वो उसका नाम लेने से कतरा रही थी। वाट? भाई, मेरी मम्मा ने कितना अच्छा नाम रखा है मेरा, आप लेती क्यों नहीं मेरा नाम? अपने लबों से वो उसके होठों को देखकर बोला। नाम लेना ज़रूरी है क्या? आप भी तो नहीं लेते। अब लीजिए। नहीं, वो उसे चिढ़ाकर जाने लगी तो विक्रम ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ कर लिया।
एक दिन आप मेरा नाम खुद लेंगी, वो भी इस तरह कि हर किसी के कानों में मेरा ही नाम गूंजेगा। बस उसी वक्त मैं भी आपको पुकार लूँगा। वो उसके कानों के बेहद पास आकर बोला। विक्रम की सांसें पल्लवी को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। पल्लवी कुछ कह पाती उसके पहले ही विक्रम ने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। पल्लवी बिजली की फुर्ती से मुड़ी और अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। विक्रम उसकी इसी अदा पर दीवाना हो गया था। उसने उसे जी भर कर निहारा, फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, बहुत मासूम हैं आप, मुझे पहले क्यों नहीं मिली। पल्लवी की आंखें भीग गई थी। विक्रम की ऐसी बातें हर बार ही उसकी रूह पिघला देती थी। उसने अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाया और उसका माथा चूम कर बोली, आप क्यों नहीं मिले हमें पहले, अगर मिलते तो हमें वो जिंदगी। विक्रम उसे बीच में ही टोक कर बोला, अब उन बीती बातों का जिक्र कभी मत कीजिएगा। जो है बस अब से यही आपकी नई जिंदगी है और मैं इसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की हर कोशिश हर पल करूँगा। पल्लवी उसे बेशुमार ख्वाहिशें लिए देखती रही और सहमति में सिर झुकाकर जाने लगी। सुनो, विक्रम ने उसे रोका। वो मुड़ी। विक्रम बाहें फैलाए उसको अपनी तरफ बुला रहा था। पल्लवी मुस्कुराते हुए उसके गले जा लगी। विक्रम ने उसे नाजुकता से अपनी मजबूत बाहों में समेट लिया, उसे महफूज महसूस करवाने के लिए। वो अब उसकी हर ख्वाहिश बिन बोले ही समझने लगा था। पल्लवी सुकून से आंखें बंद किए खड़ी रही। उसे अब आने वाले दिनों की फिक्र नहीं थी, क्योंकि विक्रम की बाहों में अब उसे हिफाजत मिल चुकी थी। पल्लवी और नगमा सो चुकी थी। राजन और विक्रम दूसरे कमरे में थे। राजन उससे पूछ रहा था कि पल्लवी को क्या हुआ। तब उसने यह कहकर टाल दिया कि यूं ही थोड़ी डरी हुई है। फिर उसने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए और सो गया। पर विक्रम के मन में अलग ही बेचैनी हो रही थी। पल्लवी के दिल का डर उसके मन में भी दस्तक देने लगा था। फिर पल्लवी का डर जायज़ भी तो था। कितने शातिर बंदी के साथ उसे अपने मकसद को कामयाब करना था। मगर अब वक्त कदम पीछे लेने का नहीं, आगे बढ़ने का वक्त आ चुका था। क्योंकि देर तो पहले भी हो चुकी थी। अब वक्त गंवाने का वक्त नहीं था। विक्रम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो जगह और हॉल में जाकर लैपटॉप में कुछ देखने लगा। उसमें अंगद ने डिटेल्स शेयर की हुई थी कि सर कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, किन से मिलते हैं। हर छोटी बड़ी बात विक्रम ने सारी लोकेशन देखी, जो किसी न किसी बार या शहर की सीक्रेट्स जगहों की ही थी। अब उनका अपना जाल बिछाने का वक्त आ गया था। विक्रम ने अंगद को कल शाम ही किसी बार में मिलने की बात फाइनल कर दी, जहां सर पहले से मौजूद हो। नींद जब आंखों में दस्तक देने लगी तो वो उठकर चला गया। पल्लवी के कमरे का दरवाज़ा खुला था। उसने हल्का सा दरवाज़ा खोला और दूर से ही पल्लवी को देखा, जो नींद में सोई हुई मासूमियत की हदों को भी छू रही थी। कितना सुकून दिख रहा था उसके चेहरे पर, जैसे बरसों बाद उसे ऐसी महफूजियत नसीब हुई हो। वाकई विक्रम के साय में वो अब धीरे धीरे आम जिंदगी जी पा रही थी। विक्रम ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और पल्लवी की खूबसूरती को एक तस्वीर में कैद कर लिया। उसके करवट बदलने के साथ ही उसके बालों की लटों ने उसका चेहरा वैसे ही ढक लिया, जैसे काले बादल ढक लेते हैं चांद को। विक्रम की उसे देखकर एक गहरी सांस ली और उसके पास जाकर अपनी उंगलियों से उसके बालों को हटा दिया, जिसके साथ ही वो नींद में भी कसमसा कर रह गई। उफ, अभी सिर्फ वही जान सकता हूँ कि उसने खुद पर कितना संयम बनाए रखा है, वरना पल्लवी की मासूमियत उसे मदहोश कर उसे अपनी तरफ इस तरह आकर्षित करती है कि वो काबू नहीं कर पाता। तभी तो 2-3 दफ़ा तो उसने पल्लवी को चूम ही लिया था। पर इससे उसका दिल कहाँ भरे। वो तो उसे यूं ही अपनी बाहों में भरकर उसके चेहरे को बहुत देर तक तकना चाहता है, उसे चूमना चाहता है, उसे बताना चाहता है कि वो कितना चाहता है उसे। इस बात की शिद्दत वो देख ले, पर अभी उसका मकसद पूरा होने में वक्त था। तो विक्रम ने खुद को संयमित रखा और खुद से वादा किया कि सारे मामले सुलझते ही वो सबसे पहले मौसी को शादी के लिए मनाएगा। उसे यकीन है कि वो उसकी खुशी के लिए हाँ भी कहेंगी। फिर उसे नगमा का अबरार से तलाक होते ही राजन और नगमा की शादी की बात भी तो करनी है। उसके बाद ही वो पल्लवी के साथ आगे बढ़ेगा। सुनहरे ख्वाब और ख्वाहिशों की खूबसूरत सी फहरिस्त सोचते हुए ही वो अपने कमरे में चला गया। पल्लवी के साथ आने वाली नई जिंदगी के ख्वाब बुनते हुए ही वो नींद की आगोश में चला गया। सुबह दोनों तैयार होकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए, जहां अंगद ने आने की बात कही थी। अंगद विक्रम का पुराना और इकलौता दोस्त था, जो अब उसकी मदद करने के लिए आया था। एएसपी सर डिपार्टमेंट के सभी लोगों को जानते थे, इसलिए किसी अनजान शख्स की ज़रूरत थी जो उनके मन की बात उगलवा सके। किसी तरह विक्रम अपने झांसे में लेकर सारा सच सामने ले आए। इस काम के लिए यूं ही किसी और को चुनना था, तो विक्रम ने अंगद को चुना, क्योंकि वो उसका भरोसेमंद आदमी था। विक्रम अभी के लिए किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था, इसलिए सारी चीज़ें गुप्त तरीके से ही हो रही थी
वो बस अभी सारी बातों के लिए श्योर होना चाहता था ताकि इसके बाद उसके पास कोई सबूत आए, फिर वो अपने से बड़े अफसर को इस बारे में कुछ बता सके। अंगद आया तब उसने बताया कि आज की शाम सर के किसी खास आदमी का जन्मदिन है, इसलिए वो किसी बार में उससे मिलने जा रहे हैं। यही अच्छा मौका होगा जब वो उनसे बात कर ले। उसी दोपहर को पल्लवी और नगमा बाजार निकले थे घर का सामान लेने। तभी सोसाइटी के लोग उन्हें देखकर कहने लगे, लो, धंधे वाली लड़की अब शरीफों को मोहल्ले में लेने चली आई। सुनकर उन दोनों के कदम ही ठहर गए, फिर तो एक के बाद एक सब कहती ही चली गई। लो भाई, पुलिस वाले को ही फंसा लिया, देखो तो। हाँ, सुनने में तो यही आया है कि दोनों पुलिस भाई शादी भी करेंगे दोनों लड़कियों से। कौन करेगा इनसे शादी, यूं ही चाहिए होंगी, पर वो मज़े तो ले चुका होगा ना, अब शादी कैसे करेगा। कहाँ वो रघुवंशी, कहाँ ये धंधे वाली। हम यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, हाँ कुछ नहीं होने देंगे। सब एक साथ कहने लगे। कौन है आप लोग। अब नगमा आ गई। और किसने कहा शरीफों का मोहल्ला है। शरीफ लोगों की बात ना ही करें, आप जैसे लोगों की शराफत भी देख चुके हैं हम। यहाँ तो दिखावटी शराफत की बात करते हैं, फिर वही शराफत का जामा पहनकर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ से हमें लाया गया। नगमा ने एक एक की तरफ देखकर करारा जवाब दिया था। क्यों, है ना, एक दो की तो शक्लें भी नहीं भूली, मैं याद दिलाऊं। वो जोर से चिल्लाकर बोली, ए लड़की। भीड़ में से किसी की आवाज़ आई, क्यों, सच का आईना दिखाया तो सहन नहीं हुआ। आप ही रहने दीजिए ना, पल्लवी से चुप करवा रही थी। तुम लोगों से भी निपट लेंगे हम, बस एक बात कान खोलकर सुन लेना। हमारे रहते तो ये शादी नहीं होगी, ऐश करके अपने रास्ते चलती बनना। सभी लोग उन पर चिल्लाते हुए अपने अपने रास्ते चले गए। पल्लवी उनकी आखिरी बात पर रोने लगी। उनकी बातें बेहद कड़वी ज़रूर थी मगर सच ही थी, और उसे सच्चाई मालूम थी। वो भले ही आंखें बंद करके बैठी रहे, पर सच तो यही था कि वो जहाँ रहते हैं ये लोग उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ ज़रूर खड़ा करेंगे। विक्रम भले ही उसके लिए डटा रहे, पर ये लोग उसे भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि समाज से लड़कर कौन जी पाया है। वो रोने लगी थी, तभी उसके कानों में घंटियों की आवाज़ पड़ी। सामने ही मंदिर था। पल्लवी के कदम वहां जाने से नहीं रुक पाए, वो उधर चलती गई। मंदिर के प्रांगण में भी उसे सुकून मिला। पल्लवी भगवान के सामने हाथ जोड़कर रो पड़ी और प्रार्थना करते हुए रोते हुए बाहर चली आई। नगमा ने भी हाथ जोड़कर उसकी दुआ कबूल होने की बात कह दी, फिर उसके पीछे बोली। शाम को विक्रम और अंगद दोनों उसी बार में पहुंच गए। वे दोनों अलग अलग जगह थे। विक्रम हेडफोन लगाकर अंगद को गाइड कर रहा था। तभी सर आते दिखे। अंगद, बी अवेयर, वो आ गई या ओके। उसका दोस्त सर को आता देखकर अपने किरदार में आ गया। वो देख रहा था कि सर चुपचाप आकर बैठ गए, उनके साथ वाला अब तक आया नहीं। यही अच्छा मौका था। वो हाथ में ड्रिंक लेकर शराब वाले काउंटर के पास गया और चेयर खिसकाकर उनके पास बैठ गया। सर ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। विक्रम हेडफोन में बोला, कुछ बोल। अंगद उनसे पूछने लगा, कुछ चाहिए आपको। सर ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और जाने लगे। फिर तभी विक्रम वहां से निकल रहा था, तब अंगद ने उसे गाली दी, साला हरामी। फिर इतना कहकर पैक बनाने लगा और बीच बीच में कहता, इसी की वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, नहीं सबक सिखा के ही रहूंगा। सर उसे ध्यान से देख रहे थे। उसकी बातों से उनके कान खड़े हुए। अब वो उसका पेक बनाए गिलास लेकर बोले, क्या हुआ, किस बारे में बात कर रहे हो। अंगद के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई, पर वो उसे पल भर में छुपाते हुए बोला, वो ऑफिसर अभी निकला था ना, एसीपी विक्रम। धत, काहे का एसीपी, वो नकली। गुस्से में बोला, क्या किया उसने तुम्हारे साथ। उन्होंने मन टटोलने के लहजे में पूछा। अंगद अपनी कुर्सी खींचकर उनके और करीब चला गया और उन्हें भी अपने पास आने का इशारा किया। सर भी उसकी बात सुनने के लिए हल्के से झुक गए। मेरा धंधा चौपट करवा दिया इसने। धंधा मतलब समझ गए ना। वो आंखों से इशारा करके पूछने लगा, तो सर उसे हैरत से देखने लगे। मेरे चंगुल से कई सारी लड़कियों को बचाकर ले जा चुका है। तुम्हारे चंगुल से। अरे बबीता ताई के लिए काम करता हूँ मैं, वो दबी आवाज़ में बोला। तो सर का मुंह खुला ही रह गया कि ये उन्हें कैसे जानता है। फिर बोला, और तो और एक अंदरूनी बात बताता हूँ, उसी में से एक लड़की को अपने साथ अपने घर में ही रख रखा है। वाट। खबर तो यही है कि उससे इसे प्यार व्यार हो गया। अब भाई धंधे वाली लड़की है, कुछ मज़े करवा ही दिए होंगे। हुस्न की मल्लिका भी है वो। सर की आंखें आश्चर्य से फैल गई, ये सुनकर ही कि वो जिस लड़की के ख्वाब देख रहे हैं विक्रम उसी के साथ रह रहा है। पर उन्हें यह कन्फर्म करना था कि ये उसी की बात कर रहा है जिसको उन्होंने पुलिस स्टेशन में देखा था, या कोई और। तब वे ये जानने के लिए बोले, अच्छा, हुस्न की मल्लिका, ज़रा तस्वीर दिखाना उसकी।
अंगद सख्ते में आ गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि उनका मकसद इतनी जल्दी कामयाब होगा। उसके पास तो पल्लवी की कोई तस्वीर नहीं थी। अब वो फ़ोन निकाल कर झूठी गैलरी खंगालने लगा। हाँ, तस्वीर क्या, अभी दिखाता हूँ, तस्वीर तस्वीर, वो अपने दूसरे हाथ से हेडफोन पर जोर देकर कहने लगा। तब विक्रम को सुनाई दे गया। उसने तुरंत पल्लवी की तस्वीर उसे भेज दी। तब तक सर शराब का लुत्फ उठा रहे थे। वे जैसे ही फ़ोन में झांकते, अंगद बार वाले से कहकर उनकी गिलास भरवा देता। अब अंगद के पास तस्वीर आ चुकी थी। वो सर के पास मोबाइल रखकर बोला, ये रही हुस्न की मल्लिका पल्लवी। उसकी तस्वीर देखकर सर की आंखों में अजीब अजीब से ख्याल उमड़ आए। उन्होंने शराब एक बार में ही ख़त्म की और फ़ोन को उठा लिया। ये वही थी जिनको उन्होंने पुलिस स्टेशन में देखा था। वो ललचाई नज़रों से उसे देख रहे थे। तस्वीर में भी उसके होठों को छू रहे थे। उनकी ऐसी हरकतों पर अंगद को बहुत गुस्सा आया। उस तरफ से विक्रम ने भी ये महसूस कर लिया था। वो जल्दी से बोला, वापस ले फ़ोन अभी। अंगद ने फ़ोन झटके से ले लिया तो वे उसकी तरफ लपकने लगे। अंगद फ़ोन जेब में रखता हुआ बोला, मेरे को अगर मौका मिल जाए तो कभी इसे उठवाकर किसी तगड़ी पार्टी को बेच दूं, ताकि कुछ मुनाफा कमा सकूं। इसके ज़रिए नुकसान हुआ है तो भुगतान भी यही करे, तब बात बने। अंगद तिरछी नज़र से सर को देख बोला। तभी उनकी शराबी आंखों में चमक उतर आई। वे उसकी तरफ घूमकर बोले, क्या सच्ची में? शराब का नशा उनकी जुबान पर चढ़कर उनकी बोली लड़खड़ा रहा था। हाँ और नहीं तो क्या, मैं ताई का खास बंदर रह चुका हूँ। लड़के उठवाने में मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। अंगद ने झूठी शराब का गिलास छूकर पीने का नाटक करते हुए कहा। तो तुझे रकम चाहिए? मेरे को हुस्न की मल्लिका पल्लवी, उसने अजीब आवाज़ में पल्लवी को पुकारा। क्योंकि वो अपने होश तो शराब में पहले ही खो चुके थे। फिर अब पल्लवी की तस्वीर देखने के बाद और नशा हावी होने लगा था। मतलब, वो आंखें निकाल कर बोला, मतलब उठवा ले उसे, मैं इंतज़ाम कर दूंगा एसीपी के दूर रहने का। वो उसके कंधों पर हाथ रख कर बोला, आपके रूप में तो मुझे माँ लक्ष्मी ही मिल गई मिस्टर। वो उनके आगे हाथ जोड़ने लगा। बस एक बार उसे मिलवा दे। उसे जब से देखा है रातों का चैन नहीं, दिन में सुकून नहीं। वही चाहिए। देखा नहीं कितनी सुंदर है, जैसे कोई आसमान से उतरी अप्सरा। वो पल्लवी को याद करते हुए सब कहे जा रहे थे। कुछ कुछ तो शराब के नशे में भी बात में जान डाल दी थी। हाँ जानता हूँ, बहुत खूबसूरत है, अच्छा काम भी करती है, ताई से भी अच्छी तरह बात करती थी, ताई को पसंद भी खूब करती थी। वो तो जाने कैसे ये एसीपी बीच में आ गया और उसे धमका के या जाने कैसे अपने जाल में फंसा के गवाही के लिए तैयार करवा लिया। देखो बॉस, मैं पल्लवी को छुड़वा के आपके पास ले आऊँगा, पर रकम तकड़ी लगेगी। हाँ ओए, जो चाहे ले लियो, बस मेरे को वो चाहिए तो चाहिए। वो उसके गले पड़ गए थे। शराब के नशे में पूरी तरह टुन हो गए थे। अब विक्रम आ गया था सामने। उसका इतना दिल किया कि अभी के अभी उनकी जान ले ले, मगर अभी दिल से नहीं, दिमाग से काम करने का वक्त था। उसने अंगद को उन्हें वहां से ले जाने का इशारा किया। वो उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता था। अंगद उन्हें लेकर चला गया। तब विक्रम भी घर के लिए रवाना हो गया। विक्रम को देर हो गई थी तो पल्लवी के कहने पर नगमा राजन के लिए खाना लेकर चली गई। राजन कमरे में कोई काम कर रहा था। नगमा को देखकर उसने काम एक तरफ किया और बिना पल गवाए उसकी कलाई थाम ली। माँ की सांसें ही चढ़ गई, क्योंकि उसे लगा कि राजन काम में लगाए वो खाना रखकर चली जाएगी। पर वो तो उसके करीब आने के लिए हरदम तैयार रहता था। आजकल तो हमारी बात ही नहीं हो रही। हाँ, वो विक्रम कुछ ना कुछ पूछता रहता है मुझे और पल्लवी को। वो आपके सर के बारे में तो आप खुद भी मुझसे बात करने नहीं आती। वजह जान सकता हूँ? वो मैं उसने घुमाकर अपनी तरफ कर लिया। फिर उसके बेहद करीब जाकर बोला, आपके लिए कुछ लाया हूँ। नगमा सांसें रोके खड़ी थी। राजन ने इतना कहा और कबड़ की तरफ बढ़ गया। हाथ में कुछ डिब्बी सी लेकर आ रहा था। नगमा का गला सूखने लगा था। उसने आंखें नहीं खोली। देखिए, उसकी आवाज़ से उसने आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित होकर देखने लगी। ये क्या? राजन तो नीचे घुटनों के बल बैठा था, हाथों में अंगूठी लिए। नगमा की आंखों में नमी तेर आई। उसने झुके हुए राजन को उठाया और बोली, इतनी मोहब्बत कब हुई हमसे? जब से आपसे मिला तभी से आपका हो गया। पर कभी कभी लगता है कि मुझे मेरे हिस्से का प्यार कब मिलेगा। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी, क्योंकि सच ही तो था, नगमा राजन को उसके जितना प्यार दे ही नहीं पा रही थी। वो राजन के गले लगकर बोली, हमें माफ़ कर दीजिए, पर डरते हैं अभी कुछ भी कहने से। तो करके दिखा दीजिए। क्या मतलब? राजन ने अपने होठों पे उंगली रखकर इशारा किया तो नगमा का चेहरा सुर्ख हो गया। कीजिए। वो अभी भी इंतज़ार में खड़ा था। अब तो उसने आंखें भी बंद कर ली। इस वक्त वो बहुत भोला नजर आ रहा था। नगमा इस पल को गंवाना नहीं चाहती थी।
उसने कदम बढ़ाया। राजन नग्मा से कद में बड़ा था तो उसे अपने पंजों पर खड़ा होना पड़ रहा था। उसने आज ही उसे इतने करीब से देखा था। सांवले से चेहरे पर छोटी सी आंखें, तीखा नाक, पतले से होंठ जो मुस्कुरा रहे थे। कितना मासूम था राजन। वो आज खुद को कैसे रोक लेती। उसने उसके होंठों को देखा, फिर जाने क्या सोचकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर पहले तो उसका माथा चूमा और फिर उसके गालों पर अपने होंठों की छाप छोड़ी। फिर शर्माकर पीछे हट गई। राजन बेचारा अब भी वैसे ही खड़ा था। जब नगमा महसूस नहीं हुई तो उसने आंखें खोली। ये गलत किया आपने, बात कुछ और हुई थी। अच्छा ये नहीं चाहिए, लाइए वापस ले लेती हूँ। उसने बिफरते हुए उसके गालों पर हाथ फिरा दिया और जाने लगी तो राजन ने उसका हाथ पकड़ लिया और जल्दी से उसमें अंगूठी पहना दी। नगमा अचानक हुई हरकत से हड़बड़ा गई। वो अभी ये नहीं चाहती थी, पर कुछ कहकर राजन के चेहरे की चमक कम नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ मुस्कुरा दी। राजन ने भी सहमति मानते हुए उसका अंगूठी पहना हाथ चूम लिया। फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। बाहर पल्लवी अकेली बैठी थी। उसने नगमा से कह दिया था कि वह सो जाए। नगमा भी समझ गई थी कि वह अब विक्रम का इंतजार करके ही खाना खाएगी। वो भी मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरकर चली गई। देर रात तक विक्रम लौटा। वापस आते आते देर हो गई थी। विक्रम दबे पांव घर में आया और सामने देखा तो देखता ही रह गया। पल्लवी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए उसका इंतजार करते हुए सो चुकी थी। विक्रम बेख्याली के आलम में उसकी तरफ बढ़ा, मन ही मन सोचते हुए कि ये तो अभी से पत्नियों वाले काम कर रही हैं। उफ, क्या करके ये हर बार मेरे पेशेंट्स का टेस्ट क्यों लेती हैं। विक्रम की मौजूदगी पल्लवी भर भर में भांप चुकी थी। उसने आंखें खोली। सामने विक्रम सीने पर हाथ बांधे खड़ा उसी को निहार रहा था। आप आ गए। वो जल्दी से उठी। पर आप इतनी देर रात तक क्यों जगी हैं। आप आए नहीं, हमारा मतलब आपने खाना नहीं खाया होगा। नहीं, मैं खा चुका। क्या खा चुके। हम यहाँ आपके इंतज़ार में भूखे बैठे हैं और आपने खा लिया खाना। उसको हल्का गुस्सा आया। ये इतना सब बनाया आपके लिए। वो खाने की प्लेट्स उठाकर उसे दिखाती और उसका कॉलर पकड़कर बोली, क्या खाकर आ गए। उफ उफ, इतने हक से हक जताएंगी तो मैं भी अपने सारे हक मांगूंगा, नहीं ले लूँगा। वो उसे अपने करीब खींचकर बोला। पल्लवी को अब समझ आ गया वो जल्दी जल्दी में क्या कह गई और उसके कितने करीब आ गई थी। अब वो उसकी करीबियत से असहज हो रही थी। दिल की बढ़ती धड़कनें उसका चैन छीन रही थी। वो कसमसाकर जाने लगी तो विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। आपको यकीन भी हो गया कि मैं आपके बगैर ही खाकर आ गया। पल्लवी के चेहरे पर यह सुनकर मुस्कुराहट बिखर गई। वो जल्दी से उसके लिए खाना बनाने लगी और रोटी सेकने के लिए चली गई। विक्रम भी हाथ धोने के बहाने उसके पीछे हो लिया। वो पल्लवी को कनखियों से देख रहा था। पल्लवी बोली, आप ऐसे ना देखा करें हमें। ऐसे मतलब कैसे। उसे शरारत सूझी। जैसे आप। वो रुकी हुई जैसे मैं, जैसे कुछ नहीं, चलिए बाहर। वो उसके पास से होकर जल्दी से निकल गई। झोंके में उसकी खुशबू घुली रह गई। विक्रम ने उसके बने हाथ का खाना आज पहली बार ही खाया था। पल्लवी ने पूछा, कैसा बना है। वो उसकी तरफ मुड़ गया और बोला, इतना स्वादिष्ट, इतना लजीज, इतना टेस्टी कि दिल करता है बनाने वाले के हाथों को ही चूम लूं। विक्रम ने कहते हुए ही पल्लवी के हाथों को चूम लिया। पल्लवी विक्रम की छुअन से सिहर उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। विक्रम जाने कब उसके करीब आ गया और उसके कानों के पास आकर बोला, इतनी परफेक्ट कैसे हैं आप। पल्लवी ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। आप ना बस बहाने ढूंढा करें यहाँ नज़दीक आने के। बिल्कुल, चलिए खाइए, रात का 1 बज रहा है। दोनों ने खाना खा लिया। पल्लवी बर्तन समेटकर जाने लगी तो विक्रम ने उसे रोक दिया। नहीं, ये आप नहीं करेंगी। पर क्यों। ऐसे ही मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। फिर वो उठने लगा। हटिए, आपको मौका चाहिए बस। पल्लवी उसे धकेलकर चली गई तो विक्रम उसे देखता रह गया। यह पल्लवी का अलग ही स्वरूप हर किसी लड़की में होता है, पर उसमें तो ये अभी अभी दिखाई देने लगा था। उसकी आंखों में बुनते ख्वाब साफ दिखने लगे थे कि वो विक्रम की पत्नी बनकर उसका और उसके घर का ख्याल रखना चाहती है। उसके लिए वो सब करना चाहती है जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। हो भी क्यों ना, हर लड़की के ख्वाब होते हैं। पल्लवी में भी ये ख्वाब थे, पर उस दुनिया में रहकर उसने तो इन ख्वाबों को देखना ही छोड़ दिया था। पर विक्रम की वजह से वो आज एक बार फिर साधारण जिंदगी जीने लगी थी। विक्रम की ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी उसका वजूद। उसे दिल ही दिल शाबाशी दे रहा था। एक लड़की के लड़कपन और उसकी वास्तविकता को वापस जिंदा कर उसे ज़िंदगी जीना सिखाने के लिए वो उसे अपने सामने मौजूद देखकर मंद मंद मुस्कुराया जा रहा था। आज विक्रम पल्लवी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उन्हें एएसपी सर का पर्दाफाश करना था। विक्रम ने जैसे ही पल्लवी को बताया तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया।
विक्रम के लिए भी ये सारी चीज़ें आसान कहाँ थी, पर उसने उसे हिम्मत दी। ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी जंग होगी, जिसकी जीत हमें हमारी ज़िंदगी की मंजिल तक ले जाएगी। और आप तो जानती हैं ना, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। विक्रम ने इतना कहकर उसका माथा चूम लिया। पल्लवी नज़ाकत से भर चुकी थी। विक्रम की पनाहों में जो सुकून मिलता है वो कई दफ़ा उसे बेचैन कर देता है। फिर दिल अलग ही डर से भर जाता है कि जाने ये साथ कहाँ तक का होगा। उसे खोया देख विक्रम ने कहा, आपके इश्क की मोहर आपने कभी लगाई ही नहीं मेरे कागज़ जैसे चेहरे पर। पल्लवी नजरें झुकाकर बोली, आपने अब तक अर्जी भी तो नहीं डाली। अच्छा जी, मुझे अब अर्जी डालने की दरकार है। उसने उसे अपनी ओर खींचा। पल्लवी उसकी बाहों के घेरे में थी। विक्रम उस पर झुकता उससे पहले ही डोरबेल बजी। पल्लवी विक्रम को धकेलकर किचन में नगमा के पास चली गई। राजन ने दरवाज़ा खोला तो सामने अंगद था। है राजन? अंगद बाहर खड़ा ही बोला, साले तू तो और ज़्यादा स्मार्ट हो गया। दोनों आपस में गले मिल रहे थे। हाय विक्रम। उप्स, एसीपी सर। वो विक्रम की तरफ जाते हुए बोला, ओए होए, तू हो गया क्या मुझे सर बोलने वाला? विक्रम ने उसके पेट में हल्के से मारते हुए कहा, तीनों दोस्त आज काफ़ी सालों बाद मिले थे। माहौल बिल्कुल हंसी मजाक वाला बन गया था। अंगद हॉल की तरफ बढ़ा तो उसे पल्लवी दिखाई दी। वाकई वो विक्रम के बताए अनुसार बेहद खूबसूरत थी। विक्रम की पसंद नायाब थी, ये पल्लवी को देखकर कहा जा सकता है। उसने उसकी तरफ गर्दन झुकाई और मुस्कुराया। पल्लवी किसी अनजान के आने से असहज हुई तो विक्रम ने उसे अपने पास आने का इशारा कर दिया। पल्लवी उसकी तरफ आकर खड़ी हो गई। ये अंगद है, मैंने बताया था ना आपको, विक्रम ने कहा। जी। पल्लवी हल्के से मुस्कुराई। फिर राजन में नगमा से भी मिलवाया। उसने भी उससे दुआ सलाम किया। फिर सब बैठकर बातें करने लगे। प्लान के मुताबिक अंगद पल्लवी को अगवा करेगा, फिर उसे सर के पास ले जाएगा, एक ऐसे घर में जहां पर पहले से ही सीसीटीवी कैमरे और स्पीकर लगे होंगे, जिनकी मदद से सर की कही बातें बाहर आसानी से सुनी जा सके। पल्लवी पहले तो सर के सामने विक्रम की बुराई करेगी और कहेगी कि ताई की दुनिया में खुश थी वो। पर अब सब बिगड़ गया क्योंकि विक्रम ने उसे धमकाकर बयान लिखवा लिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा विक्रम की बुराई करके सर का सच निकलवाएगी। तब सर की हरकतों से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो चुप तो नहीं बैठेंगे और अपनी गलत नियत पल्लवी पर डालेंगे और कुछ तो ऐसा कहेंगे कि मैं सब कुछ सही करूँगा जो तुम चाहोगी। वैसे भी फिर बातों बातों में वे ताई से जुड़ने का सच भी बोल ही देंगे। तभी विक्रम के साथ बाहर मौजूद सभी को उसका असली चेहरा दिख जाएगा। पल्लवी ने सब ध्यान से सुन लिया था। वो उस वक्त तो कुछ न कह सकी, पर फिर कमरे में आकर इधर उधर चक्कर काटने लगी और सोचने लगी कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। वो तो सुनकर ही डर गई थी क्योंकि उसे ऐसे आदमी पर भरोसा ही नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने पल्लवी के साथ कुछ किया तो इसके बाद वो विक्रम से कभी नजरें भी कैसे मिलाएगी? और अगर सच्चाई ना उगलवा पाई तो विक्रम की हार होगी, फिर उसकी नाकामयाबी उसकी भी हार ही होगी। है भगवान, हम अगर हमसे कुछ ना हो पाए फिर? विक्रम उसके पीछे ही आ गया। उसने उसे बेड पर बैठाया और खुद घुटनों के बल नीचे ही बैठ गया। फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझिए। आप शिल्पा नहीं पल्लवी बनकर ही जा रही हैं और आप वो हैं जिन्होंने उस केस से निकलने की हर मुमकिन कोशिश की है। ताई के अत्याचारों को सहा भी, पर वक्त और मौका मिलते ही आवाज़ भी उठाई। आप वो हैं जो आप सोच भी नहीं सकती। उसकी आंखों में पल्लवी के लिए उससे ज़्यादा भरोसा दिख रहा था। आपको हम पर इतना भरोसा कैसे है? पल्लवी हैरत से उसकी आंखों में देखने लगी कि एक शख्स को मुझ पर मुझसे भी ज़्यादा एतबार कैसे है, क्योंकि मुझे अपने आप पर भरोसा है और मैं आपको अपने जैसा ही मानता हूँ। हम अलग थोड़े हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत कर दीजिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। विक्रम ने उसके गाल थपथपाकर कहा। पल्लवी ने हामी भर दी। विक्रम आज पुलिस स्टेशन न जाकर अपने से सीनियर्स के पास गया था, जिनके सामने उसे सर की सच्चाई बतानी थी। वो और राजन एक साथ गए थे। उन्होंने जैसे ही अब तक की सारी बातें बताई तभी हतप्रभ हो गए और बेयकीनी से उसे घूरने लगे। एक ऑफिसर ने कहा, मिस्टर एसीपी, ये क्या कर रहे हैं आप? बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं आप। दूसरे ऑफिसर ने उनका साथ देते हुए कहा, कोई सबूत है? उनका इतने बड़े इल्ज़ाम पर यकीन करना मुश्किल था। जी सर। विक्रम ने एक ऑडियो सुनाया जिसमें सर ने अंगद से कहा था कि वो पल्लवी को उनके पास ले आए। उनकी की हुई डील, उनकी नशे की आवाज़, पल्लवी के लिए बोली गई बातें सब कुछ समझा रहे थे कि वे गलत हैं। क्लिप सुनकर सभी ने सिर झुका लिया और कुर्सी पर बैठ गए। सारे डिपार्टमेंट के लिए बेहद शर्मनाक बात थी कि एक इज्जतदार ओहदे वाले शख्स का असली चेहरा ऐसा है। जो इनके साथ वाला बंदा है वो भी इनसे मिला हुआ है। नहीं सर,
ये मेरा दोस्त है अंगद, हमारे बिछाए जाल में सर को फंसाने के लिए। इसे उनके पास मैंने ही भेजा था। विक्रम ने कहा, तो अब क्या करना है? सर, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, बस आप शाम को लाइव कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े जाइएगा, फिर सब क्लियर हो ही जाएगा। राजन ने कहा, नो मिस्टर राजन, शेखावत यहाँ बैठे नहीं, हम उसी लोकेशन के बाहर मौजूद रहेंगे ताकि उन्हें रेड हैंडेड पकड़ सके। उन्होंने कहा, डेट्स ग्रेट आइडिया सर। विक्रम, राजन दोनों उन्हें सैल्यूट करते हुए लोकेशन बताकर चले गए। शाम को सबका जाना सुनिश्चित हुआ था। नगमा ने एक आखिरी बार पल्लवी को उस तरह से तैयार किया जैसे वो हवेली में किया करती थी। उसकी आंखें छल छला गई थी। बालों से लुढ़कती एक बूंद उसके कंधों पर गिरी। तब पल्लवी ने उसे देखा। आप रो क्यों रही हैं? उसे घबराहट होने लगी। कितनी मजबूत बनने की कोशिश करती है तू मेरी जान। अगर तेरी जगह मैं होती तो हार ही जाती। नगमा तड़पती हुई बोली, नहीं आप ही, कोई इंसान कमज़ोर नहीं होता, सभी मजबूत होते हैं, बस उसे समझने की देर होती है। अब में भी ये हुनर नहीं था, उन्होंने ही दिया है सब कुछ। हमारी तो ज़िंदगी भी उन्हीं के नाम है, तो हम उनके काम आ सकते हैं तो क्यों ना करें। हम उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं। एक बार के लिए तो उनकी खातिर मौत को भी गले लगाने की बात भी आ जाए तो हम हंसते कर जाएंगे। पल्लवी विक्रम को सोचते हुए सब कुछ कहे जा रही थी। या खुदा खैर करे, ऐसी बातें मत कर, तुझे अल्लाह का वास्ता, उसने उसे चुप करवाते हुए कहा। बदले में पल्लवी मुस्कुरा दी। विक्रम ने दरवाज़ा खटखटाया तो नगमा बाहर चली गई। विक्रम जब अंदर आया तो उसकी सांसें थम गई, क्योंकि आज पल्लवी खूबसूरती की सारी हदों को पार कर चुकी थी। विक्रम को यूं तो उसके मेकअप से चिढ़ थी, पर आज पल्लवी को इस तरह सजा देखकर वो उसकी तरफ खींचा चला गया। उसकी झील सी गहरी आंखों में काजल की तीखी धार थी। उसके होंठों पर रेड लिपस्टिक कहर ढा रही थी। उसके मुलायम से गालों पर गुलाबीपन छाया। उसने अपने लंबे बालों को समेटकर कंधे की एक तरफ रखा था। वो आईने में खुद को देख रही थी। तभी उसे विक्रम नजर आया। वो उठ खड़ी हुई। अब विक्रम ने ध्यान दिया कि उसने आज सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके सीने में बेचैनी होने लगी। उसे लगा कि कुछ तो ज़रूर गलत होने वाला है, क्योंकि उसे अपना सपना याद आ गया जिसमें भी वो हूबहू ऐसी ही लग रही थी, और आखिर में वो उसके हाथ से छूट गई थी। नहीं, वो बिजली की फुर्ती से उसकी तरफ बढ़ा और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। कि इस हरकत के लिए तैयार नहीं थी, वो भी थोड़ी लड़खड़ा गई। विक्रम की मजबूत पकड़, उसका डर, उसकी बेचैनी साफ बयां कर रही थी। पल्लवी जैसे ही छूटने को हुई, विक्रम ने उसे और कस लिया। पल्लवी डर गई। उसने भी उसकी पीठ पर हाथ रख दिए, उसे सब सही महसूस करवाने के लिए। पल्लवी के स्पर्श से विक्रम पिघल गया और रुआंसा होकर बोला, आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? उसके इस सवाल पर पल्लवी हैरत में थी। फिर भी वो बोली, अगर चली भी गई तो भी मुझे अपनी बाहों में ही पना देना। विक्रम ने उसके कंधे पकड़कर अपनी ओर किया और गुस्से में बोला, भगवान आपको मुझसे कभी छीन भी लेगा तो आपको लेने के लिए उन तक भी पहुंच सकता है ये विक्रम रघुवंशी। ज़रूर हम वहां भी मिलेंगे, बस दुआ करें कि एक मुलाकात वहां भी हो। पल्लवी के मुंह से अचानक अजीब सी बातें निकल रही थी। कैसी बातें कर रही हैं आप? विक्रम ने उसे डपटते हुए कहा। शुरुआत किसने की? पल्लवी हल्की सी मुस्कुराई। डरता हूँ कि आपको पाने से पहले ही खो दिया तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। उनकी आवाज़ भीगने लगी थी। अपने आप में मुझे महसूस करते रहना, मेरे साथ होने का एहसास लगा रहेगा। पल्लवी ने उसके गाल थपथपाए, फिर बोली, हम ये कैसी बातें कर रहे हैं? आज हमें आपकी ज़रूरत होगी, आप रहेंगे ना? मैं वहीं रहूँगा, आप बेफिक्र रहना और बेखौफ होकर सारा काम करना। विक्रम उसका हाथ पकड़कर उसे सारी हिदायतें दे रहा था। ठीक है, उसने भी किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह हामी भरी। विक्रम बहुत देर तक अपने सामने से जाती पल्लवी को तकता रहा, पर वो तो दूर जा रही थी। विक्रम का मन घबराहट से भरने लगा था, पर उसने उसी पल उसकी सलामती के लिए प्रार्थना की और उसे अंगद के साथ गाड़ी में बैठा दिया। फिर अपने किरदार में आकर वो सभी को इकट्ठा कर उस लोकेशन पर पहुंच गया। अंगद भी अपने किरदार में आ गया था। उसने पल्लवी के मुंह पर पट्टी और हाथों में रस्सी बांध दी। पल्लवी भी बेहोशी का नाटक कर रही थी। अब घर में जा रहे हैं, तैयार है ना आप? वो गाड़ी से उतरकर धीरे से बोला तो पल्लवी ने गर्दन हिला दी। अंगद उसे उठाकर एक छोटे से फार्म हाउस जैसी जगह ले गया, जहां पर हर कोने में छोटे छोटे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जो बहुत ध्यान देने पर भी नजर ना आए, और वॉच जैसी चीजों में स्पीकर लगे थे जिससे अंदर की बातें बाहर सुनी जा सके। सर हॉल में ही पड़े सोफे पर धंसे हुए बैठे थे। अंगद की बाहों में पल्लवी को पाकर वे सुध-बुध ही खो बैठे थे। उन्हें जिस लड़की को पाने की ख्वाहिश थी वो आज उनके सामने थी। अब तो वो पास से और भी ज्यादा हसीन लग रही थी।
उनकी मचलते अरमान, उनकी हवसी आंखें बयां कर रही थी। उन्होंने अंगद को इस तरह देखते ही उसे तमाचा लगा दिया। पल्लवी शुरू में ही घबरा गई थी आगे का सोचकर, पर वो चुपचाप बेसुध सी लेटी रही। वहीं अंगद भी गुस्से को पीते हुए नॉर्मल होकर उनसे पूछने लगा, ओ मिस्टर, मारा क्यों? तो तुझे इसे बाहों में उठाने को किसने कहा था? मेरी है ना ये तो। उन्होंने पल्लवी की बाह पकड़कर अपनी ओर खींचना चाहा, पर अंगद की पकड़ मजबूत थी। अरे सर जी, अंदर तक लेकर कैसे आता? इसे बेहोशी की है दवा जो सुंघाई हुई थी। वो एक एक शब्द गुस्से में चबाकर बोल रहा था। ओ अच्छा अच्छा, ला अब मुझे दे मेरी अमानत। उन्होंने पल्लवी को अपनी तरफ खींचा तो पल्लवी कसमसा गई। उन्होंने उसे सोफे पर लिटाया और उसे करीब से देखने लगे। उनकी ललचाई नजरें पल्लवी के चेहरे से शुरू होकर होठों तक आते हुए उसके बदन पर फिसलती दिख रही थी। अंगद को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसने पानी का गिलास पल्लवी पर उछाला ताकि उसे होश आने पर सर उसके साथ कुछ ना कर सके और वो उनकी बातें भी निकलवा ले। पल्लवी उठ गई। तभी सर को अंगद पर गुस्सा आया, क्योंकि वो तो पल्लवी को नशे में ही चाहते थे। ए साले हरामी, ये क्या कर दिया तूने? वो जोरदार गुस्से में गरजे। और तू अब तक यहाँ खड़ा क्यों है? चल जल्दी निकल यहाँ से। उन्होंने उसे पीछे धक्का दिया। पर बॉस, अंगद रुकने का बहाना बनाने की कोशिश में था। रकम ही तो चाहिए। वो एक ब्रीफकेस उसकी तरफ फेंक कर बोले, ले अब चल भाग यहाँ से। पल्लवी उठी और अंगद को रोकने के लिए हंसने लगी। अंगद ठहर गया। सर भी उसे हंसता देखकर निहाल हो चुके थे, क्योंकि अब वो और ज्यादा कातिल लग रही थी, जिससे उनका सब्र खत्म हुए जा रहा था। इसे क्यों बाहर भेज रहे हो? इसी ने तो मेरे को इधर लाकर एहसान किया है। वो हंसने लगी। ये तो बड़ी खुश नजर आ रही है अपनी किडनैपिंग से। वो उसे हंसता देखकर उछलने लगे और अंगद के गले मिलने लगे। हाँ बॉस, ये खुद एसीपी से परेशान थी, तभी तो आसानी से जाल में आ गई। अंगद बोला। पल्लवी की जुबान पहले तो लड़खड़ाई, पर फिर बाद में वो आत्मविश्वास से कहने लगी, और नहीं तो क्या, कितनी खुश रहती थी मैं मेरी ताई की दुनिया में। कितना मज़ा था, कितना ऐशो आराम था वहाँ, हुस्न की मल्लिका शिल्परानी थी मैं। पर एक दिन उस एसीपी ने आकर सब खत्म कर दिया। हवेली पर रेड मारी, सब कुछ छुड़वा लिया और मेरे से भी ताई के खिलाफ बयान लिखवा लिए। वो इस तरह से बोल रही थी जैसे उसे विक्रम के साथ नहीं, ताई के साथ रहना ही पसंद था। सर उसे घूरने लगे। तू सच में उस दुनिया में खुश थी? हाँ, तो इतना पैसा मेरे बूते ही कमाया था ताई ने, चिड़िया कहती थी वो मेरे को। वो जल्दी से संभली, क्योंकि वो उन्हें शक नहीं होने दे सकती थी। पर ताई ने ना बुरा भी बहुत किया मेरे साथ, बहुत काम कराती थी, पर पैसे मुझे नहीं थमाती, खुद अपने पास ही रखती। पल्लवी मुंह बनाकर बोली। हाँ, वो ताई तो साली थी ही ऐसी, ऐसे ही मेरे को ब्लैकमेल कर रही थी। अब मैंने भी उसे मजा चखा दिया। सर भी अब उनके जाल में फंसकर आप बीती कहने लगे थे। क्या आप जानते हैं ताई को? इस बात पर अंगद और पल्लवी दोनों बड़ी बड़ी आंखें निकालकर आश्चर्य से एक साथ बोले। अरे मेरे को देखा नहीं क्या कभी हवेली पे? वे लापरवाही से बोले। आना जाना लगा रहता था मेरा उधर। पहले तो सही थी वो सविता बबीता दोनों बहनें, पर फिर ज्यादा पैसा आते ही लालची हो गई। मैं भी कम नहीं। मैं भी तो एएसपी हूँ, सारी पावर्स है मेरे पास भी। उसे बर्बाद करके ही छोड़ा है मैंने, और इस तरह से किसी को शक भी नहीं हुआ। साली को उठवाने की मरवाने की सारी कोशिशें की, पर एन मौके पर पुलिस आ गई और सब कबाड़ा हो गया। वो गुस्से से दीवार पर हाथ मारकर बोले। अरे पर इससे तो आपका भी नुकसान हुआ ना? पल्लवी उनके सामने जाकर बोली। वो एक ही थोड़े है, मेरी पहुंच बहुत दूर तक है जानी। बहुत लोगों से कमाई करता हूं मैं, उसके जैसी भरी पड़ी हैं, और लड़के भी खूब हैं, वो भी अलग से। फिर उसे करीब खींचकर बोला, मेरे को तो अब तू ही चाहिए, क्योंकि मेरा दिल तेरे पे आ गया, और तेरे जैसा तो कोई नहीं। वाकई हुस्न की मल्लिका है तू। कसम से ताय से ज्यादा माल दूंगा और ऐश भी करवाऊंगा। वो अब अपनी हरकतों पर आ गए थे। पल्लवी की सांसें ही अटक गई थी। जिस बात का डर था वही हो रहा था। वो अपनी हदें भूल चुके थे और पल्लवी की कवर में हाथ फंसाकर उसे अपने और करीब कर लिया। उसका पल्लू गिराकर वो उसके चेहरे पर झुकने ही वाले थे कि खड़ाक से दरवाजा खुला। एएसपी सर तो बिल्कुल ही हड़बड़ा गए। वो अंगद को आवाज दे रहे थे, पर तभी सामने से विक्रम आता दिखा। उसे अपने सामने देखकर उनकी आंखों में उसके लिए अंगारे उबल रहे थे। वे गुस्से से उसकी ओर बढ़े और उसका कॉलर पकड़ लिया। हरामी, तू यहाँ कैसे पहुंच गया? अपनी माशूका को छुड़ाना है? पर ये तो मेरी होने को तैयार हो चुकी है, पूछ इससे। वो पल्लवी को देखकर बुरी तरह हंसे, पर उसी वक्त पल्लवी विक्रम की तरफ चली गई। विक्रम ने उसका पल्लू कंधे पे रखा और उसे अपने पीछे कर लिया। ए साली, तू तू तो इसकी कैसे छूटना चाहती थी ना? तू ही तो बोली थी कि इसके साथ खुश नहीं। वो पल्लवी के बदले अंदाज पर भौचक्के रह गए।
ये क्या हो रहा है ये सब तुम लोग और वो अंगद कहाँ है? वे पसीना पसीना हो गए थे। तभी अंगद पीछे से आया और विक्रम के साथ मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। यस बॉस। उप्स, एएसपी सर, ये क्या तमाशा है? वे डर में भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ रहे थे और तेज आवाज में बोले, सर जरा उधर देखिए। विक्रम ने घर के सारे कोनों में छिपे कैमरों की तरफ इशारा करके कहा। तो अंगद भी वॉश में छिपे स्पीकर उनके सामने ले आया। ये सब क्या है? उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी। आपके काले कारनामे हैं एएसपी सर, जो आज सबके सामने आ गए हैं। विक्रम जेब में हाथ रखकर आराम से खड़ा हो गया। अब दरवाजे से सारे सीनियर्स भी आ चुके थे। वे सभी फार्म हाउस के बाहर के किसी कमरे में एक साथ बैठे थे और कैमरे की लाइव अपडेट देख और सुन रहे थे। अब तो सभी के सामने सारा कच्चा चिट्टा खुल चुका था। सर ही सारे मामले की जड़ थे। सारे तार उन्हीं से ही जुड़े थे। उस गैरकानूनी धंधे के रैकेट में इन्हीं का हाथ था। इतनी बड़ी पावर और हस्ती होने के कारण आज तक कोई उस तक पहुंच ही नहीं पाया था, क्योंकि बात बाहर आने से पहले ही दबा दी जाती थी। उनके प्लान ने सब कुछ पानी की तरह साफ कर दिया था। इस तरह सभी को लाइव दिखाना भी सही रहा। अब सब आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर यकीन भी करेंगे और इंसाफ भी। सभी सीनियर ऑफिसर्स को देखकर सर की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो चुकी थी। अपनी जुबान से कुछ ना ही कहो तो अच्छा है एएसपी। छी, हमें तो शर्म आ रही है कि आप नहीं, तुम इस डिपार्टमेंट के किसी ओहदे पर रह चुके हो। एक ऑफिसर ने उन पर लानत करते हुए कहा। अपनी पावर का ऐसा गंदा इस्तेमाल किया इस गंदे खेल में शामिल होकर पूरे डिपार्टमेंट के नाम और उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। आज तुम जैसे लोगों की वजह से ही पुलिस महकमा इतना बदनाम हो गया है कि लोगों को वर्दी पर भरोसा ही नहीं रहा। एक के बाद एक सब उन्हें खरी खोटी सुनाए जा रहे थे। पुलिस वाले कानून के रखवाले होते हैं, मुसीबत में लोगों की पहली पुकार होते हैं। कुछ भी गलत हो जाए तो सबसे पहले मोबाइल में 100, बस यही नंबर याद आता है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में ही तो इंसाफ मिलता है। आपने ऐसी घटिया हरकत आपने न सिर्फ आपको बल्कि हर पुलिस वाले को शक के कटघरे में खड़ा कर दिया है। हर इंसान की इंसानियत पर सवाल उठा दिए हैं। बेकसूर लड़कियों और उन मासूम की इज्जत उछालते हुए आपके हाथ नहीं कांपे? आपके जमीन ने आपको धुतकारा भी नहीं? सोचा नहीं इसका अंजाम क्या होगा? मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि आप मेरे कभी सीनियर रह चुके हैं। छी! विक्रम बेहद नफरत से बोला। ज्यादा भाषणबाजी नहीं, उन्होंने विक्रम का कॉलर खींचकर कहा। फिर सब ऑफिसर्स को बारी बारी सफाई देने लगे। मैंने कुछ नहीं किया सर। आपने तो देखा ही होगा ना, ये अंगद लाया इस लड़की को। मुझे तो कुछ नहीं मालूम। चुप, बिल्कुल चुप। शर्म लिहाज नाम की चीज नहीं रही क्या, जो सारा सच सामने आने के बाद भी बोलने के लिए अपनी गंदी जुबान खोलने की कोशिश भी कर रहे हो? अंगद को इन्हें किडनैप करवाने के लिए कहा किसने? वे चिल्लाए। सर किडनैप? मुझे तो कुछ। वे उसे बीच में ही चुप करवाते हुए बार वाली रिकॉर्डिंग सुनाने लगे तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। फिर जब उन्होंने कहा कि सबने कैमरे से सब देख सुन लिया है, तब तो वे हक्के बक्के ही रह गए। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं था। अब वे पूरी तरह विक्रम के बिछाए जाल में फंस गए थे। और अब रही सही कसर भी पूरी होने वाली थी, क्योंकि एक लेडी कांस्टेबल सविता बबीता ताई को लेकर आ रही थी और उन्होंने सबके सामने सारा सच उगल दिया, जिसमें सर साफ साफ बराबर के दोषी और हिस्सेदार साबित हो गए थे। सब सीनियर्स ने एएसपी की गर्दन दबोचते हुए कहा, आप जैसे लोगों ने तो पुलिस महकमे को बुरी तरह से बदनाम ही कर दिया है। अगर इस डिपार्टमेंट में एसीपी विक्रम रघुवंशी के जैसे काबिल ऑफिसर ना हो तो पता नहीं क्या हो जाए। आज विक्रम की वजह से ही आपका घटिया चेहरा सामने आ पाया है। एक बेटी के पिता होकर भी आपको उनकी इज्जत पर हाथ डालने में जरा भी शर्म नहीं आई। मासूमों की जिंदगी के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है, उन सब का कच्चा चिट्ठा अब खुला है और आप पूरी तरह से गुनाहगार हैं। आप इस लायक ही नहीं रह गए कि आपको कोई भी इज्जतदार ओहदा मिले। आपसे आपके सारे हक छीनकर आपकी जगह अब सलाखों के पीछे होगी और एएसपी की पोस्ट किसी काबिल शख्स को दी जाएगी। साथ ही विक्रम रघुवंशी के लिए भी इनका कोई हकदार सम्मानित और एसीपी से भी ऊंचे पद को सौंपने का फैसला लिया जाएगा। इनकी योग्यता को देखकर इनका प्रमोशन किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके जैसे होनहार पुलिस अधिकारियों की ही जरूरत है इस देश को। उन्होंने विक्रम की पीठ थपथपाकर कहा तो विक्रम गर्व से सीना चौड़ा कर उन्हें सैल्यूट करने लगा। उसके लिए भी ये फख्र की बात थी। अब आपने जिस कानून के ओहदे का मजाक उड़ाया ना, वही कानून आपको आपकी असली ओहदा, आपकी असली जगह बताएगा। सबने अपना फैसला सुनाया। मधु भी तब तक आ गई थी। वो अपने पापा की इस हरकत पर शर्म से झुक चुकी थी। उसके पापा तो उसके लिए हीरो थे, आज तक उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे।
उन्होंने जब सुना कि वो विक्रम को चाहती है तब उन्होंने ही कहा था कि वो विक्रम को उससे शादी के लिए राजी करवाएंगे। मधु भी विक्रम के प्यार के पागलपन में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे दिखाई ही नहीं दिया कि उसके पापा कौन कौन से घटिया कामों में शामिल हैं। हाँ, उसे पल्लवी की शक्ल से भी नफरत थी, मगर उसके लिए ये मरने जैसी बात थी कि उसके पापा उनकी बेटी से भी छोटी उम्र की लड़की के साथ, और भी जाने कितनी छोटी लड़कियों के साथ। छी, शर्म आ रही है मुझे कि आप मेरे पापा हैं। अपनी बेटी के बारे में भी ना सोचा आपने? दफा हो जाइए मेरी नजरों से। वो रोती हुई फर्श पर बैठ गई। विक्रम ने इंसानियत के नाते उसे संभाला तो मधु ने उसके आगे भी हाथ जोड़ लिए। वो उसकी भी तो गुनहगार थी, क्या क्या नहीं किया उसने उसे और पल्लवी को अलग करने के लिए। आई एम सॉरी विक्रम, मुझे माफ कर दो। पागल हो गई थी मैं, बचपन से ही कभी ना सुनने की आदत ही नहीं थी। तुम्हारा रिजेक्शन मेरी ईगो सहन ही नहीं कर सका। तुम मेरे अट्रैक्शन से कब मेरी जिद बन गए मुझे पता ही नहीं चला। सही कहा था तुमने विक्रम, हाल अलग अलग छोड़ें, धरती और आसमान जो कभी नहीं मिल सकते। साथ रहने के लिए तो विक्रम और पल्लवी ही हैं, यही दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। विक्रम बेयकीनी से उसे देखता रह गया कि उसे आज एक झटके में ही इतनी आसानी से यह एहसास कैसे हो गया, जबकि वो उसे यही बात इतने सालों से भी नहीं समझा पाया था। फिर मधु ने बाहें फैलाई तो एक दोस्त होने के नाते उसे गले भी लगाया। बड़े दिल का मालिक भी तो था विक्रम। सब कुछ ठीक होने लगा था, राजन नगमा भी एक दूसरे के गले लग गए। अब सबकी जिंदगी में कोई गम नहीं होगा बल्कि खुशियों का आगाज ही होगा, इसी सोच में गुम थे। तभी एक तरफ खड़े एएसपी ने अपने कुर्ते के पीछे छिपाई गन निकाली और तुरंत विक्रम पर निशाना साध दिया, क्योंकि उसी की वजह से ही तो आज उनका पर्दाफाश हुआ था। वे अब जाते जाते अपना बदला पूरा करके जाना चाहते थे। पल्लवी एक तरफ खड़ी ये देख चुकी थी, गोली विक्रम की ही तरफ चली थी। वो बदहवास सी भागती हुई आई और तेजी से चिल्लाई, विक्रम! पल्लवी की जुबान से अपना नाम सुनकर विक्रम ने सामने देखा तो देखता ही रह गया। जो उसके हिस्से की गोली थी वो पल्लवी के ठीक दिल के ऊपर बाएं कंधे में आकर लगी थी, क्योंकि वो ठीक उसके आगे आकर खड़ी हो गई थी। ये सब इतना जल्दी में हुआ कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अचानक गोली चलने की आवाज से सभी सकते में आ गए। एएसपी सरफरार होने की फिराक में थे, तभी अंगद और कमल ने उन्हें दबोचकर अरेस्ट कर लिया। सभी की लापरवाही और मधु के भावुकता के पलों की वजह से ये आखिरी हादसा हुआ था, जबकि वो उनकी हिरासत में थे। मगर उनके पास गन थी, इसकी किसी को भनक नहीं थी। पल्लवी! विक्रम जोर से चिल्लाया। उसने भी अपने कहे मुताबिक पल्लवी के पुकारने के बाद ही उसे पुकारा था। जैसा एक रोज विक्रम ने कहा था कि आप मेरा नाम क्यों नहीं लेती, एक दिन आप मेरा नाम खुद लेंगी, वो भी इस तरह की हर किसी के कानों में मेरा ही नाम गूंजेगा। बस उसी वक्त मैं भी आपको पुकार लूंगा। पल्लवी ने कहा था कि एक रोज लूंगी ना अपना नाम, वो भी इस शिद्दत से कि हर जगह आपका ही नाम सुनाई देगा। उनकी बात सच हो रही थी। आज पूरे खामोश माहौल में सिर्फ दो ही नाम गूंजे थे, विक्रम और पल्लवी। और इसी के साथ वो पल, एक पल को मानो वहीं थम चुका था। चारों तरफ अब सिर्फ साए साए की आवाज गूंज रही थी और सबकी आंखें भी खुली की खुली रह चुकी थी। पल्लवी ने जैसे कहा था वही किया भी। उसने विक्रम के लिए मौत को भी गले लगा लिया था। अब वह बेसुध सी विक्रम की बाहों में झूल गई थी। उसकी सफेद साड़ी अब तक खून से सन चुकी थी, क्योंकि गोली उसके कंधे के भीतर तक चली थी। विक्रम असमंजस की स्थिति से उसे कैसे पकड़े, कैसे छुए, इसी में था, पर उसकी उखड़ती सांसों ने उसे बेचैन कर दिया था। उसने सारी लाज शर्म छोड़कर एकदम से पल्लवी को सीने से लगा लिया। भाई भाई! हॉस्पिटल! राजन चिल्लाया। कमल जल्दी से गाड़ी निकालने को रवाना होने लगा। विक्रम जो अब तक गुम था वो एकदम से होश में आया और हड़बड़ी में पल्लवी को उठाने लगा। पल्लवी! पल्लवी! तुम्हें कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो, उसने हड़बड़ी में उसे पुकारा। पल्लवी ने अधखुली आंखों से उसे देखा और उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। विक्रम नीचे झुक गया। कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो लड़खड़ाती जुबान से बामुश्किल से कह पा रही थी। "आ- आप ये क्या कह रही हैं? कुछ नहीं होगा आपको। पल्लवी उठिए। विक्रम का गला अब भर्राने लगा था। पल्लवी ने विक्रम का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि उसकी धड़कनें बेहद धीमी चल रही थी। उसकी थमती धड़कनें विक्रम की सांसें रोक रही थी। उसके कांपते हाथ हट ही नहीं पा रहे थे। मेरी धड़कनें महसूस करने का यह पहला और आखिरी मौका मिला है आपको, इसे भी गंवाना चाहते हैं आप? दर्द में भी मुस्कुराई और अपना सर थोड़ा ऊपर उठाकर अपने फड़फड़ाते होंठों से विक्रम के माथे पर अपनी चुंबन रूपी मोहर लगा ही दी, जैसे उसकी भी यही आखिरी ख्वाहिश थी। कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना, सब सब ठीक हो जाएगा।
विक्रम ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा। वह उसके चेहरे को बेतहाशा चूमने लगा, जैसे जुदाई के पल करीब आ गए हों। साथ ही उसका सांस लेना दुर्भर हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पल्लवी को नहीं, उसे ही गोली लगी है और वही अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। वो जी भरकर रो भी नहीं पा रहा था। उसके आंसू, उसकी आवाज, उसके जज्बात सब उसके अंदर ही इकट्ठे हुए जा रहे थे। पल्लवी को इस हाल में देखकर उसके सीने में तूफान उठ रहे थे। नहीं, अब वक्त हो गया है। हाँ, हमारा मिलना मुकद्दर में लिखा ही नहीं था। ये कहते हुए पल्लवी की एक आंख से आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ गिरा। मैंने कहा था ना, छीन लाऊंगा मैं खुदा से भी आपको। विक्रम उसके चेहरे को हाथों में भरकर उसकी आंखों में गौर से देखते हुए पूरी यकीन के साथ बोला, किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता विक्रम। आज उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे और विक्रम का नाम ही लिए जा रहे थे। शायद उसने इसीलिए अब तक उसे उसके नाम से नहीं पुकारा था, क्योंकि आखिरी वक्त में ही उसका नाम रटना पहले से ही तय था। उसकी आंखें बरस रही थी, सांसें उखड़ रही थी। शायद दूर जाने की घड़ी करीब आ गई थी। पल्लवी विक्रम की बाहों में ही मरना चाहती थी। वो उसकी सूरत अपनी आंखों में बसा कर ले जाना चाहती थी। उसका एहसास खुद में जज़्ब कर लेना चाहती थी। उसे खुद में समेटकर अपने साथ ले जाना चाहती थी। वहीं विक्रम उसे अपनी सांसों में भर लेना चाहता था। उसके करीब होकर उसमें अपनी सांसें भर देना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि वो कितना चाहता है उसे, कितनी शिद्दत से उसके साथ जीना चाहता है। उसे आज तक जो सारे गम मिले हैं, उसे भूलकर उसके साथ खुशियाँ चुनना चाहता है। पल्लवी की बीती ज़िंदगी के घावों पर अपने प्यार का मरहम लगाना चाहता है। उसे उम्र भर अपनी बाहों में भरकर रखना चाहता है। उस पर अपने सारे हक जताना चाहता है। उससे कितना इश्क हो गया उसे, ये सब उसे करके दिखाना चाहता है। ये मुमकिन नहीं। पल्लवी ने गहरी सांस लेने के बाद वहाँ मुश्किल से कहा। वो अब गिनी-चुनी सांसें ले रही थी। ठीक है, साथ जीना मुमकिन नहीं, साथ मरना तो है ना? विक्रम को एक पल में जाने क्या सूझा। वो उसे लिटाकर उठा। विक्रम, ये आप, वो दर्द से कराह रही थी। विक्रम, नहीं, नगमा चिल्लाई। भाई! राजन भी उसकी तरफ बढ़ा, पर तब तक देर हो चुकी थी। विक्रम तेजी से उठ खड़ा हुआ और फुर्ती से अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। फिर अपनी कनपटी पर तान कर खड़ा हो गया। अपने सारे कर्ज उतार कर अपने सारे फर्ज निभा दिए हैं विक्रम रघुवंशी ने। पर अब पल्लवी के विक्रम के ऊपर जो फर्ज बाकी रहे हैं, उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। इनके साथ जीना चाहता था, पर यह साथ किस्मत में लिखा ही नहीं। इनके बिना जीना मुमकिन नहीं, पर साथ मरना तो आसान है। इन्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकता, क्योंकि विक्रम के बिना पल्लवी नहीं, तो पल्लवी के बिना विक्रम का भी कोई वजूद नहीं। विक्रम, नहीं, नहीं भाई, सर नहीं। एसीपी विक्रम, नहीं। चारों तरफ से सबकी अलग अलग पुकारें आ रही थी, पर उसे तो पल्लवी की थमती सांसों और झपकती पलकों के सिवा कुछ सुनाई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने गन लोड करते हुए कहा, अधूरी रह चुकी है वो जो आखिरी मुलाकात, अब ऊपर जाकर ही पूरी होगी। रूहानी इश्क है ये, कोई खेल नहीं जो जिंदा रहने पर ही मुकम्मल होगी। विक्रम ने प्यार से पल्लवी की तरफ देखते हुए कहा और उसको अपनी आंखों में कैद कर आंखें बंद कर ली। और जैसे ही उसकी उंगली ट्रिगर प्रेस करती, वैसे ही पूरी तेजी के साथ मधु उसकी ओर लपकी और उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया, जिससे गोली छत में जाकर लगी। सब हक्के बक्के दोनों की तरफ देखते रह गए। विक्रम ने मधु की ओर देखा तो मधु ने अपनी उंगली से पल्लवी की ओर देखने का इशारा किया। मुझे जीना है विक्रम। उसकी लड़खड़ाती जुबान से ये शब्द सुनते ही विक्रम उसकी ओर लपका और तेजी से उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर की ओर दौड़ पड़ा। बाहर राजन और कमल गाड़ी के साथ तैयार खड़े थे। बाकी सब भी बाहर की ओर दौड़े। वहीं अब तक एएसपी और ताई जो हिरासत में ले लिए गए थे, उन्हें गाड़ी में डालकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दूसरी तरफ विक्रम की गाड़ी सड़कों पर सड़पट दौड़े जा रही थी, जिसको कमल ड्राइव कर रहा था। राजन पैसेंजर सीट पर था और विक्रम पीछे की सीट पर पल्लवी को अपने सीने से लगाकर बैठा रहा, उसे तसल्ली देता रहा। अब पल्लवी जीना चाहती थी, विक्रम के साथ जिंदगी के हसीन पलों को महसूस करना चाहती थी। उसके इश्क में खुद को भुला देना चाहती थी, उसके साथ अपना घर बसाना चाहती थी। अब उसके भीतर जीने की तमन्ना थी और यही जीने की ख्वाहिश उसमें नई सांसें भर रही थी। क्योंकि जब इंसान खुद ही जीने की ख्वाहिश छोड़ देता है, तो उसे मौत से पहले मौत आ जाती है। लेकिन जब वो ठान लेता है कि उसे जीना है, तो मौत भी कहीं न कहीं उससे हारने लगती है। यही पल्लवी के साथ भी हो रहा था और पल्लवी के साथ तो उसका इश्क था, उसकी मोहब्बत विक्रम था, जो उसके जीने की सबसे बड़ी वजह थी। गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। विक्रम तेजी से बाहर निकला और पल्लवी को अपनी बाहों में उठाकर सीधा अंदर पहुंच गया। अंदर जाते ही उसे स्ट्रेचर पर लेटाया गया और तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। एक ईमानदार और जांबाज पुलिस ऑफिसर होने के नाते उसे किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ी।
वह बेचैनी से इधर-उधर चक्कर काटता रहा और नज़रें ऑपरेशन थिएटर के बाहर जमी रही। उसकी जलती रेड लाइट जैसे उसके दिल में घबराहट भर रही थी, लेकिन उसे यकीन था अपनी मोहब्बत पर। उसे यकीन था उसकी पल्लवी को कुछ नहीं होगा। राजन और अंगद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। तब तक मधु, नगमा और बाकी सब भी वहां आ चुके थे। सबने विक्रम को तसल्ली दी और इंतजार करने लगे। सबकी जान हलक में अटकी हुई थी। इधर एएसपी और ताई को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उनके जुर्म इतने बड़े थे कि उनकी सजा छोटी मोटी नहीं थी। उनके लिए उन्हें कोर्ट में पेश होना था और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते एएसपी के नीच कर्म पूरे डिपार्टमेंट को शर्मसार कर गए थे। उसको कोर्ट में पेश किया गया और सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए उसके जुर्म के अनुसार तमाम सेक्शन धाराओं सहित उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ताई को भी उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। उन दोनों की सजा से उन सभी बेकसूर लड़कियों को इंसाफ मिल चुका था जिन पर उन्होंने जुल्म किए थे। इधर हॉस्पिटल में विक्रम लगातार इधर से उधर चक्कर काट रहा था। लगभग 4 घंटे बाद डॉक्टर ओटी से बाहर आए। उन्हें देखकर विक्रम तेजी से उनके पास पहुंचा। डॉक्टर पल्लवी, विक्रम ने बेचैनी से पूछा। डॉक्टर ने उसको इस तरह देखा तो मुस्कुराकर बोले, वो अभी ठीक है। डॉक्टर की बात सुनकर विक्रम ने अपने सीने पर हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। बाकी सबके चेहरे पर भी एक चमक आ गई। डॉक्टर फिर से बोले, वैसे तो उनकी कंडीशन बहुत ही सीरियस थी और ब्लड लॉस भी ज़्यादा हुआ था, इसलिए हमें उन्हें ऑपरेट करने में टाइम भी ज़्यादा लगा, लेकिन अब वो स्टेबल हैं। विक्रम ने हाथ जोड़कर डॉक्टर को थैंक्स कहा और पल्लवी से मिलने के लिए पूछा, क्योंकि विक्रम ही जानता था कि ओटी के बाहर वो बस सांसें रोके खड़ा था। अभी उनके होश में आने के बाद जब तक उनका एक बार चेकअप ना हो जाए तब तक आप उनसे नहीं मिल सकते, डॉक्टर ने कहा। तो विक्रम ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए एक बार फिर से डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर वहां से चले गए और पल्लवी को ओटी से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। विक्रम की बेचैनी अब कम हो चुकी थी, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। पूरी तो पल्लवी को सही सलामत देख लेने के बाद ही खत्म होनी थी। पल्लवी को 6 घंटे बाद हल्का हल्का होश आया। नर्स ने जब देखा तो भागती हुई डॉक्टर को बुलाने चली गई। ऐसे नर्स को भागते देख विक्रम और सबकी सांसें एक बार फिर थम गई। डॉक्टर आकर सीधे अंदर चले गए और विक्रम दरवाजे पर ही टिक गया, जैसे अंदर की सारी बातें उसे बाहर सुनाई देंगी। कुछ देर बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो विक्रम को बताया कि हालत अभी भी वैसी ही है। ज़्यादा ब्लड लॉस से उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। हमने उनको ब्लड चढ़ाया पर धीरे धीरे ही उनकी हालत में सुधार आएगा, लेकिन आपको उनका पूरा ख्याल रखना होगा। जी डॉक्टर, मैं पूरा ख्याल रखूंगा, विक्रम ने कहा। तो डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और चले गए। इन लम्हों का एक एक लम्हा विक्रम के लिए साल की तरह लग रहा था। आखिर में वो लम्हा भी आ गया जब पल्लवी मौत को पार कर विक्रम के सामने थी। विक्रम ने उसके बेड के पास एक स्टूल पर बैठकर धीरे से उसके हाथ को अपने हाथ में लिया तो पल्लवी की आंखों से आंसू की बूंद लुढ़क कर उसके चेहरे पर आ गई, जिसे विक्रम ने अपनी उंगली पर थाम लिया और नामे गर्दन हिलाकर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। बहुत कुछ कहना सुनना था दोनों को एक दूसरे से, लेकिन इस लम्हे में दोनों खामोशी से एक दूसरे को महसूस करते रहे। कितने पल आए और चले गए, लेकिन वो दोनों तो बस उसी तरह एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। अगर नर्स नहीं आती तो वो ना जाने कब तक वैसे ही रहने वाले थे। नर्स आते ही उन्हें बिना देखे बोली, देखिए आप बाहर जाइए, पेशेंट के आराम करने का टाइम हो गया है। तब जाकर दोनों कहीं होश में आए। विक्रम ने पल्लवी के सिर पर हाथ फेरा और बाहर निकल आया। बाकी सब बेसब्री से उसकी हालत जानने का इंतजार कर रहे थे। जब विक्रम ने बताया तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। पूरे एक हफ्ते बाद विक्रम पल्लवी को हॉस्पिटल से घर ले आया। उसके प्यार और देखभाल से पल्लवी बहुत जल्दी ठीक हो गई। महीने बाद भगवान शिव के मंदिर में बेहद सादगी के साथ विक्रम, पल्लवी, राजन और नगमा का विवाह संपन्न हुआ और हमेशा हमेशा के लिए विक्रम, पल्लवी, राजन और नगमा एक हो गए। उनकी इस खुशी में वो चंद लोग ही शामिल थे जो उनसे मोहब्बत करते थे। आज विक्रम और पल्लवी को एक होता देख सबके दिल को जैसे एक सुकून मिल रहा था। बहुत खुशी के पल थे ये, जिनमें विक्रम और पल्लवी ने हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ पा लिया था। दोनों जब घर आकर अपने कमरे में गए तो वहां का नज़ारा देखकर दोनों की आंखें खुली रह गई। हल्की मध्यम सी रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। कमरे को कैंडल्स और सफ़ेद गुलाब से बेहद खूबसूरती से सजाया गया था, जिसकी भीनी भीनी खुशबू दोनों के अंदर एक सुकून सा भर गई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगे, क्योंकि दोनों ही समझ चुके थे ये सब अपनी पलटन का काम है। विक्रम ने धीरे से पल्लवी के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। दोनों एक दूसरे को जैसे निगाहों में बसा लेना चाहते थे। राज सारे दिल के जुबां तक आ गए, हम भी कहाँ से चल के कहाँ तक आ गए। इश्क का सफ़र बस यूं ही कट रहा है, चाहत के रास्ते से दिल के मकान तक आ गए।
पल्लवी ने विक्रम की आंखों में गौर से देखते हुए बड़े ही दिलकश अंदाज में कहा, तो विक्रम ने उसके माथे को चूमकर अपने सीने में छुपा लिया। इश्क में सारी हदों को मैं पार कर रहा हूँ, ऐसी गलती जिंदगानी में पहली बार कर रहा हूँ। चाहत के समंदर की गहराई तक उतर चुका हूँ, ये इश्क इश्क और इश्क पहली बार कर रहा हूँ। विक्रम बेहद शौकी अंदाज में कहते हुए उसे अपनी बाजुओं में उठाकर बेड पर ले आया और पास जल रही कैंडल में फूंक मारी और अंधेरे कमरे को अपने इश्क की रोशनी से आबाद कर दिया। कई जन्मों तक तुमसे वादे वफा रखना है, तुमको ही दिल की धड़कन में बसा रखना है, मेरे दिल की दुआ में शामिल रहना ज़रूर, बस तुम, सिर्फ तुम और तुमको ही इस दिल में रखना है। इश्क के गहरे समंदर में उतरकर देखना है, डूबना है इसमें और फिर तैरकर देखना है, किनारा मिलता है या लहर डुबाती है मुझे। तुम्हारे आंखों के सागर में डूबकर देखना है, तुमसे आशिकी का हुनर सीखा है हमने, दर्द दिल और दर्द जिगर सीखा है हमने, किस तरह टूट के चाहना है किसी को, कैसे नज़रों का होता है असर सीखा है हमने। 1.5 साल बाद उनकी ज़िंदगी में एक और नई खुशी ने उनकी बेटी के रूप में दस्तक दी, जिसका नाम उन्होंने रूहानी रखा, जो पहले से ही दोनों ने तय किया हुआ था। उस नन्ही सी परी के आ जाने से उनकी ज़िंदगी और हसीन हो गई। विक्रम तो अपनी बेटी को गोद में लेकर उसे निहारता रहा, चूमता रहा, एक बेटी के बाप के रूप में आकर आज वो खुद को बेहद खुशनसीब बाप समझ रहा था। उसकी आंखें नम हो चुकी थी, उसे ऐसे देखकर पल्लवी की आंखें भी नम हो गई, क्योंकि आज इतनी खुशियां उसके दामन में सिमट कर आ गई थी कि वह खुद को रोने से नहीं रोक पाई। उसने भगवान का शुक्र अदा किया और उसके परिवार में हमेशा ऐसी ही खुशियां बरकरार रखने की रिक्वेस्ट भी की। तभी विक्रम अपनी नन्ही परी को लेकर पल्लवी के पास आया और रूहानी को साइड में लेटाकर पहले अपनी बेटी को चूमा, फिर पल्लवी के माथे पर अपने होंठ रख दिए। बैठे थे खामोशी से, कभी इश्क की दहलीज पर, सोचा ना था कभी ये दौर भी आएगा। मुकम्मल हो गई है आज दास्तान रूहानी इश्क की, अभी ना जाने ये इश्क हमें कौन कौन से रंग दिखाएगा। द एंड।